औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तमाम लोगों का माइक ऑन इसलिए किया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग के साथ में इंटरेक्ट कर सकूं, बात कर सकें हम आपस में और आज के लेक्चर को डिस्कशन में ला सकें। तो भाई तमाम दोस्त जो आज इस वक्त ऑनलाइन मेरे साथ अवेलेबल हैं, मैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। और सब लोग इंशाल्लाह ताला हम इस जो AFR की आज हमारी क्लास है उसके बारे में हम पहले पूरा लाइव बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला चीजें उसमें रही कंट्रोल में भी रही तो इंशाल्लाह ताला हम आगे अपने सिलेबस को भी लेके चलेंगे। मैं आपके सामने 2-3 चीजें इस सिलेबस से रिलेटेड रखना चाहता हूँ। मैं आपके साथ मेरा इंट्रोडक्शन तो आप दोस्तों को काफी हद तक मिल गया होगा, जो दोस्त पुराने हैं वो भी जानते हैं, लेकिन चले थोड़ा सा 1-8 मिनट के लिए जरूर अपने बारे में बताना चाहिए ताकि जो नए दोस्त हैं वो जान लें कि कोई उनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, कोई उनके साथ जिसका ऐसा नहीं हो रहा कि वो नया बंदा पढ़ा रहा हो, कोई परेशानी आ जाती है। तो भाईजान मेरा नाम खालिद महमूद है, फेलो मेंबर हूँ ICAP का, 2006 में क्वालिफाई किया अल्हम्दुलिल्लाह, और फाइनल पे रिपोर्टिंग और एडवांस टेक्स्ट पढ़ाता हूँ आप दोस्तों को और काफी अर्से से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो इज्जत है आप दोस्तों की वजह से जो मिली हुई है वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। और इसमें सबसे अहम बात जो मैं समझता हूँ कि रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें, जिसमें आप मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, ये सब्जेक्ट काफी इवॉल्व हुआ है पिछले 2-4 साल के अंदर, समझ लें इसमें काफी चेंजेस आई हैं और ये काफी बेहतर सब्जेक्ट बन गया है एज पर एज आपका सिलेबस इज कंसर्न्ड। तो सबसे पहले मैं जो आपके साथ AFR की डिस्कशन करना चाहूंगा वो यही करूंगा कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें क्या कहते हैं उसको, मैं व्हाइट बोर्ड पहले डिस्कस कर लूं ताकि उसके मुताबिक हम उस पर बात कर सकें। आप मुझे उम्मीद है कि मेरा व्हाइट बोर्ड जो मैंने शेयर किया है आपके साथ वो नजर आ रहा होगा आपको बेटा। आप मुझे जी सर, मेरे व्हाइट बोर्ड जी ठीक है। यस सर। तो दिस इज AFR। आप जानते हैं कि F1 is actually our code of this particular paper। तो मैं आपके सामने जो 2 चीजें डिस्कस करना चाहूंगा बेसिकली सारे एरिया के अंदर, एक हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हमारा जो सिलेबस है उसके कंटेंट्स क्या हैं, उसको किस तरीके से हमने डील करना है और हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा इन ऑनलाइन क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट में। बेटा आप जो दोस्त सुहेब, आप मैं ही बंद कर देता हूँ आपका माइक, बहुत से दोस्तों ने माइक ऑन किया हुआ है, अब बंद कर दीजिए। थैंक यू। मैंने ऑफ नहीं किया, मैंने ऑन रखा हुआ है। आपके लिए कोई सवाल पूछना हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ उसमें जरा इजी हो जाएगा कि हम आपस में बात करने में। मैं आपको कह रहा था कि इसका सिलेबस बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको मैं बताऊं, अगर हम ओवर द ईयर्स देखें, आज से अगर हम एग्जैक्टली 2 साल पीछे चले जाएं तो इसका सिलेबस बहुत ही लेंथी था, बहुत ज्यादा आप समझें कि इसके अंदर इश्यूज थे जिसकी वजह से टीचर का क्लासरूम टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था, स्टूडेंट का प्रिपरेशन टाइम भी लगता था और अल्टीमेटली उसके लिए ज्यादा मसाइल आते थे। अब उसने सिलेबस को बहुत इजीली 3 ग्रेड में डिवाइड कर दिया है। देयर आर 3 ग्रेड्स अवेलेबल फॉर द सिलेबस। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो पहला हम आमतौर पे इसको कहते हैं कंसोलिडेशन का ग्रेड, कंसोलिडेशन कहते हैं इसको, ग्रुप अकाउंट्स कह लें, कंसोलिडेशन कह लें, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो यहाँ पर हमें डिस्कशन करने को मिलते हैं। फिर एक C ग्रेड है जिसको हम स्पेशलाइज्ड नेचर के एक एरियाज कह सकते हैं, अकाउंट्स कह लें, स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स कह लें, और एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का B ग्रेड है जो कि मेन आपका रिपोर्टिंग का आप समझने के एरिया है जिस पे हमने काम करना है। अभी मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ कि फाइनेंशियल रिपोर्ट कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं आपकी। अगर मैं ग्रेड की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 50 to 60% वेटेज जो है वो ग्रेड बी में है और इसमें तकरीबन कोई 15 स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो हम इसमें डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट 15 जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और तकरीबन 50 से 60 नंबर की इसमें गेम है, हमने ये काम करना है। कंसोलिडेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन कोई 25 से 30 नंबर कह लें, 35 नंबर कह लें, इस रेंज में वो हमसे पूछता है और इस रेंज में उसमें मतलब मेन एक क्वेश्चन उसका कंसोलिडेशन का होता है।
स्पेशलाइज्ड नेचर की जो चीजें हैं, जिसमें हमने बैंक के अकाउंट्स कह दिए, जिसमें हमने इंश्योरेंस कंपनी की चीजें कह दी, इस तरह की चीजें, अगर उसकी हम बात करें तो ये 10 से 20 मार्क्स का सवाल आता है इसमें से। तो ये एलोकेशन है, आप दूसरे लफ्जों में कह लें, जो आपके एग्जामिनर ने पुटिंग की हुई है। एक और अच्छी बात जो आपके एग्जामिनर ने कर दी, वो कहता है देखें भाई, मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। पहले आपके जो पहला एरिया है जिसकी हम बात कंसोलिडेशन की कर रहे हैं, जो तकरीबन कोई आप समझ लें 20 से कई दफा 28 नंबर तक भी सवाल गया है, चले 20 से 26 नंबर तक का सवाल हम यहाँ से आप, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, एक मैं आपको और बात बताऊं, जब भी एग्जामिनर को ग्रिड दी जाएगी, उसने ग्रिड को फॉलो करना है। ग्रिड को फॉलो किए बगैर एग्जामिनर आगे नहीं चल सकता सर। तो मैं आपको बताऊं कि एक सवाल उसने इसमें से जरूर देना है 20 से 25 नंबर का, जो अब आ रहा है। पिछले 4 अटेम्प्ट्स 3 हमने देखी हैं, इस दफा तो खैर नहीं हुई, तो उसने ये एक सवाल वो दे रहा है। पहले भी देता था जब ग्रिड ये नहीं थी, दूसरी थी, और तरह से था, ज्यादा सिलेबस था, उसमें से इस एरिया से सवाल आता था 20 से 25-26 नंबर का। वो अब भी क्वेश्चन दे रहा है आपको और देगा सर। अच्छा, दूसरा ग्रेड जो इंटरेस्टिंग है वो है 10 से 20 नंबर का, जो आखिरी सी आपको नजर आ रहा है। ये सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल है, आप समझ लें इसको। थ्योरेटिकल में इस कॉन्टेक्स्ट में कहता हूं कि इसका आप जब टेस्टिंग लेवल देखेंगे, आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल और टेस्टिंग लेवल इसका 1 है। 1 का मतलब होता है कि आपको सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक्स की जो इस ग्रिड सी में शामिल है, और इसमें से 10 से 20 नंबर के सवाल आते रहे हैं। इसमें आपको बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट मिलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स पे बात करेगा, इस्लामिक स्टैंडर्ड पे कुछ डिस्कशन करेगा, इन जो पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उन पे थोड़ी सी वो आपसे डिस्कशन करना चाहेगा, एथिक्स पे बात करना चाहेगा। तो एक आप समझ लें कि मैं आपको ऑनलाइन ये कह देता हूँ कि चूचू का मुरब्बा बनाया हुआ है उसने, और 10 से 20 नंबर का काम दिया हुआ है। लेकिन याद रखें, एग्जामिनर इज बाउंड टू कि उसने इसमें सवाल देना ही देना है, वो इसमें से आपको छोड़ नहीं सकता, वो क्वेश्चन को उसने आपको क्वेश्चन देना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको एवरेज कह सकता हूँ कि 10 से 12 नंबर का सवाल एक इसमें से आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो ये हो गए भाई। बाकी रह गया ये 50 से 60 नंबर के और 15 स्टैंडर्ड। देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, रिपोर्टिंग का पेपर हो या इवन सीए में, वैसे आपस की बात है, कोई भी पेपर हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज भी ये है कि रिपोर्टिंग का पेपर आपने पास करना है या कोई भी, आपको स्मार्टली खेलना है। आप स्मार्टली तरीके से चीजों को डील करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। अगर आप, कई दोस्त हम देखते हैं बहुत ज्यादा बेचारे मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, लेकिन उनकी एफर्ट डायरेक्शन लेस के इसी हद तक होती है, वो अपनी डायरेक्शन के अलावा चल रहे होते हैं। तो मेहनत तो बेचारे बहुत ज्यादा कर पाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं लेते। देखिए, मेरा और आपका आज से ऑनवर्ड सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है इस पेपर में कि हम इसमें पास हों, और पास होने के लिए आई कैप ने आपको 50% मार्क्स दिया है। मैं नहीं कह रहा कि आप 90 नंबर लें, 200 नंबर लें, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है बेटा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने 50 नंबर लेने हैं। और आप यकीन जाने, आपको मैं जैसे जैसे हम क्लासेस को करते चले जाएंगे, हम ओवर द इयर्स, बच्चों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फीडबैक दी है कि वी आर इन ए पोजीशन, वी विल बी इन ए पोजीशन टू स्कोर 50% मार्क्स। और इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। आपको जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जिस स्मार्टनेस से हम पढ़ाएंगे आपको, उसी स्मार्टनेस से आपने पढ़ना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं सिलेबस की डिस्कशन डिटेल में बाद में करूंगा। अब मैं इसको रोक के मैं आपकी तरफ आता हूं, जो इस वक्त मेरे साथ उठाते हुए बात। देखो बेटा, रिपोर्टिंग का पेपर पास करना मुश्किल अब नहीं रहा, क्योंकि उसने काफी हद तक सिलेबस को श्रिंक कर दिया है, टू दी पॉइंट कर दिया है, स्पेसिफिक कर दिया है। अच्छा, बहुत से लोग हैं तो इस पॉइंट पे आके आपको ये कहते हैं जनाब वो पिछले में से भी पूछ सकता है जी। ओ भाई, पिछले में से वो 8 से 10 नंबर पूछ लेगा, उस 8 से 10 नंबर के बारे में आप टेंशन ना लें यार। वो 8 से 10 नंबर की टेंशन बाद में ले लीजिएगा भाई। ओ भाई, उसकी टेंशन ना लें। जो 93 मार्क्स वो आपको दे रहा है, 92 मार्क्स आपको वो दे रहा है, करंट उसको पहले उसको उसमें अपने आप को बेहतर तरीके से लेकर आए, ताकि अल्टीमेटली आपको बेनिफिट हो। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा था, आप दोस्तों का रिपोर्टिंग में फेल होने की जो रीजंस कई दफा बच्चों की होती हैं, एक रीजन है
कि अगर आपने कॉन्सेप्चुअली स्टैंडर्ड या सिलेबस नहीं पढ़ा, वो आपको 1 मिनट लगाता है, आपको पेपर एग्जाम में क्वेश्चन देता है मुख्तलिफ तरह का, और आप उसको सर पकड़ के बैठ जाते हैं क्योंकि आपने तैयारी की होती है पास्ट पेपर से। आप ये समझते हैं या आपको ये समझाया जाता है कि भाईजान अगर पिछले 10 साल के पेपर आपने कर लिए तो आप पास हैं। ये भाईजान कहीं लिख लें, मैं लिख के दे देता हूँ आपको। अगर आपके ज़हन में ये बात है कि पिछले 10 साल के पेपर रेगुलरली आप करके पास हो जाएंगे, तो सर मैं माजरत खा हूं, आप गलत स्पेन में बैठे हुए हैं, नहीं होगा। 1961 में कई मिसाल दिया करता हूं बच्चों को कि इस अटेम्प्ट में जो सवाल पिछली अटेम्प्ट में दिसंबर में आया, उसका एक क्वेश्चन था IFRS 15 का, या जो आप उससे पहले इंग्लिश का भी सवाल आया था, इवन IAS 36 का आया था। पिछले सारे आप क्वेश्चंस कर लें, आप पूरे जितने भी 20 साल 25-30 साल के, वो सवाल नहीं हो सकता। पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करने के बाद आप ये समझें कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई। नहीं भाईजान, ये एक फेज है। इस फेज से पहले एक एरिया है जिसको हम आमतौर पे कहा करते हैं, वो है कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड। कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड वो इंपॉर्टेंट है, उसको आपने टेकअप करना है। कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड अगर आपके पास नहीं हुआ तो भाईजान आप भूल जाएं इस बात को कि आप पॉजिटिविटी के साथ ये चीज कर सकते हैं। आपको ये सिर्फ मैं बात कहना चाहता हूं कि कोई भी स्टैंडर्ड आपने पढ़ना है, उसकी कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड लेनी है। आपका एग्जामिनर बहुत ज्यादा आप इसको मैं क्या कहूँ कि बहुत ज्यादा तेज हो गया है, वो शातिर हो गया है, वो उसके पास एक क्लिक पे पूरी दुनिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडीज के एग्जाम बॉडीज के पेपर अवेलेबल है। वो किसी को भी क्लिक करके कोई भी पेपर बना सकता है। उसको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं भाई अब पेपर सेट करने के। वो कॉपी पेस्ट करके अब पेपर नहीं बना रहा, उस पर काम करता है। वो मुख्तलिफ सिनेरियोज में लेके जाता है उस सवाल को। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप सबसे पहले अपने ज़हन से ये बात निकाल दें कि सिर्फ पास्ट पेपर की तैयारी करके, आप में बहुत से दोस्त होंगे आपसे पहले सीनियर्स होंगे, उनसे मिले जाके, जो कहते हैं रिपोर्टिंग का पेपर नहीं पास होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कहते हैं हमने तो पिछले 10 साल के पेपर किए हुए, 20 साल के किए हुए हैं। मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, मुझे नहीं वो फिगर याद होती, वो चैप्टर याद होता, वो पेज याद होता, बच्चे को जुबानी याद होता है, लेकिन पास नहीं हो पा रहा। रीजन क्या है कि उसने सिर्फ एक ही काम किया है, उसने सिर्फ एक ही उस पर काम किया कि भाई मैं किसी तरीके से, मुझे ये समझ में आ जाए कि मैं पास पेपर तैयार कर। हर आने वाला पेपर उसी कॉन्सेप्ट में नया पॉइंट लेकर आता है, और वो पॉइंट हम फिर डिस्कस नहीं कर पाते और उसको हमें प्रॉब्लम आती है। तो ये एक पहला बेस है जी। हमने यहाँ पर जो डिस्कशन करनी है, मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन ना होना एक एरिया है, इस स्टेज पर फेल होने की वजह, कि हमें पास देखें, कॉन्सेप्ट लेने के बाद आप पास पेपर करें, इट मेक्स सेंस। आप पास पेपर्स करेंगे इसलिए नहीं कि आपने सॉल्यूशंस बनाने हैं, इसलिए नहीं कि आपको सवाल तरह के सवाल करने आ जाएं, इसलिए कि जो कॉन्सेप्ट आपने स्टैंडर्ड में लिया है वो आप अप्लाई कर सकें, क्लास में लिया वो आप अप्लाई कर सकें और मुख्तलिफ तरीके से कर सकें। बेटा जो दोस्त मेरे पास पढ़ते रहे हैं वो जानते हैं इस बात को, और कुछ रिपीटर्स भी बैठे हुए हैं मेरे पास इस वक्त, मैं उन सबको वो इस बात को सेकंड करेंगे। हम एक सवाल का सोल्यूशन सिर्फ एक तरह नहीं बनाते, सवाल हम जरूर करते हैं, उसको मुख्तलिफ अंदाज से हम उस सवाल के सोल्यूशन को बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर आपका एग्जामिनर का मूड किसी और आइडिया के मुताबिक सवाल आ जाए तो वो उसको कर सकें, आपको उसके बारे में टेंशन ना हो। तो ये पहली चीज है जो आपके फेलियर की होती है कि आप पास्ट पेपर पर रिलायंस करते हैं। बेटा नहीं, हमने सिलेबस तैयार करना है। ये जो सिलेबस मैंने आपको A B C ग्रेड कही, ये जो 15 स्टैंडर्ड आपको B ग्रेड में नजर आ रहे हैं, 5 6 7 स्टैंडर्ड आपको कंसोलिडेशन में नजर आएंगे, ये हमने पूरी तैयार करनी है सर। जब हमारी 100% ये तैयार होगी, साथ फिर हम हर टॉपिक के साथ हम पास पेपर्स भी करेंगे, ICW के पेपर भी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ACC के भी कर सकते हैं, कोई और स्टैंडर्ड की भी कर सकते हैं। अच्छा सवाल आप मुझे देंगे, मैं करवा दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन पॉइंट इज दिस कि यू मस्ट बी इन अ पोजीशन कि आपको अपनी कॉन्सेप्ट पे काम करना है। देखो बेटा बात ये है, पहले जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो काम चल जाता है आपका, आपने 2 4 6 रट्टे लगाए, उनमें से सवाल आ गया, पास हो गए, मौजे करें, और क्या चाहिए। लेकिन ये FR2 में भी अब नहीं होता, वैसे आपस की बात है। लेकिन अब अगर हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता सर। अब AFR का जो पेपर है वो थॉरोली प्रोफेशनल पेपर बन रहा है। आपको पिछले
5-7 अटेम्प्ट के पेपर आपको नजर आएंगे कि इसके अंदर काम हुआ होगा, उसने मेहनत की हुई है आपके पेपर सेटर ने, तो आप उसकी मेहनत के मुताबिक काम करेंगे तो आपको फायदा होगा, अदरवाइज बेटा आपको कोई बेनिफिट इसमें नहीं होगा। तो ये तो पहला एरिया था। दूसरा फेलियर की रीजन कॉन्सेप्ट के बाद है जो वो है आपका पेपर देने की टाइमिंग का, कि आपने आज पेपर पढ़ना है और 2.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद पेपर देना है। तो कई दफा इस मैकेनिज्म की वजह से आप सीरियस नहीं हो पाते, और जो क्यों सीरियस नहीं होता आपको पता है यार, 1.5 साल बाद पेपर देना है तो क्लास मिस होना कोई मसला नहीं समझते आप, क्योंकि आप वो बच्चा, हमने ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस किया है, वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है जिसकी अटेम्प्ट या तो रिसेंट हो, उसको हमें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, वो हमसे ज्यादा सीरियस बैठा होता है, आपस की बात है, वो हमसे ज्यादा सीरियस बैठा होता है। लेकिन एज फार एज जो बच्चा जिसकी 1.5 साल बाद अटेम्प्ट बन रही है वो जरा सीरियस नहीं होता। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आजकल, क्योंकि ये जो अटेम्प्ट आपको मिल रही है जो इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस की सूरत में, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको हर वक्त अवेलेबल होगी, जब चाहें आप अपने लॉगिन में जाएं, आप जाके उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। पर ऑनलाइन क्लास लें, इसको तैयार करें, अल्लाह की तरफ से आपको एक मौका मिला है कि आप ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, और इस तैयारी को इस तरह से करें कि आपकी दिसंबर 2020 की अटेम्प्ट है, चाहे आपकी अटेम्प्ट जब मर्जी हो बेटा, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका लेवल ऑफ सीरियसनेस चेंज जिस वक्त होगा, देन यू विल बी इन ए पोजीशन कि आप अच्छे तरीके से चीजों को देख सकेंगे और कर सकेंगे। तो ये मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट, कि आपने इस बात को समझना है कि आपने दिसंबर 2020 की अटेम्प्ट समझ के अगर ये पेपर पढ़ेंगे, अदरवाइज आप किसी से मर्जी पढ़ लें बेटा, अगर आप सीरियस नहीं है तो टीचर आपको कितना सीरियस कर सकता है, अगर आप सीरियस नहीं है तो टीचर आपको कितना सीरियस कर सकता है। ये बेसिक पॉइंट है, अगर आपको ये समझ में आएगी तो फिर हम आगे चल सकेंगे। दूसरा एरिया, मैं खुद कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, जिन दोस्तों ने लास्ट टाइम मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, आपकी फॉर्म्स में भी होंगे, बाकी भी, उनसे भी आप अपनी जरूर फीडबैक लें। मैं कोशिश करता हूँ इंटरेक्टिव क्लास करूँ, इवन फिजिकल क्लास हो उस वक्त भी हम इस तरह ऑनलाइन भी मिलते हैं, तो मैं आपको, मैंने देखे आते ही मैंने आपके माइक ऑन किए हैं, मैं चाहता हूं कि आपको जब सवाल आए आप डिस्कस करें। अभी तो बात ऐसी हो नहीं रही जिसमें सवाल बनेगा, आप जब क्वेश्चन करना चाहें, जब आपके ज़हन में आएगी यार मैंने एक सवाल पूछना था, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम। दिस इज द की पॉइंट इन दिस सिनेरियो। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो सारी बात है, फिर मैं तो बोल ही जा रहा हूँ, चाहे फिजिकल क्लास हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे रिकॉर्डिंग हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आपकी पार्टिसिपेशन को मैं भी इंश्योर करूंगा। मैं यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में वो बता रहे थे आपके साहब के, ये भी आ जाता है कि कितने लोगों ने कितने सवाल पूछे, क्या पूछा, तो कई दोस्त ऐसे भी मिलेंगे जिनने पूरे अटेम्प्ट में कोई सवाल ही नहीं पूछा रहेगा, वो क्या करोगे। नहीं, आई वुड डेफिनेटली कंपेल यू कि आप मुझसे सवाल पूछें, मैं आपको होमवर्क दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, जिससे अल्टीमेटली आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, और ऑब्वियसली पार्टिसिपेशन इज देयर तो अल्टीमेटली थिंग्स वुड बी बेटर। मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, मैंने सिर्फ 2 बातें अभी तक आपसे की हैं। एक, आपके सामने छोटा सा सिलेबस की एक ग्रिड रखी है, अभी मैंने कोई डिस्कशन नहीं की गई इसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, किस किस तरीके से हमें आगे चलना है, मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। आपके स्टडी टेक्स्ट को जो ICAT की है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अभी मैंने सिर्फ ये बताया है कि ये आपका सिलेबस है जो हमने कवर करना है, 50 नंबर हमने लेने हैं भाई, वो हमें 70 दे दे, मेहरबानी है उसकी, लेकिन हमारा पहला टारगेट 50 मार्क्स स्कोर करना है। और यकीन जाने, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप मेरे ये, अब तो खैर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो आप बाद में भी सुना सकते हैं मुझे, आप मेरे साथ ईमानदारी के साथ चलें, 50 नंबर लेना मींस पास होना कोई मसला नहीं है। AFR के पेपर के अंदर अगर आप पॉजिटिविटी के साथ मेरे साथ चलते रहे, तो ईमानदारी के साथ चलते रहे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला सिर्फ जो मेरी लेक्चर्स हैं उनको आप इस फोकस पे सुने कि यार दिसंबर में मेरी अटेम्प्ट है, उसी तरह इसको रिवाइज करें, रीडू करें, इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल बी बेटर। और दूसरा, आप लोगों में हो सकता है 70% 60% ऐसे दोस्त बैठे हों जिन्होंने क्वेश्चंस कर करके अपने कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, मैं उनसे माजरत खां हूं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चेंज योर एटीट्यूड, प्लीज चेंज योर एटीट्यूड। यू कैन नॉट पास दिस पेपर बाय डूइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि मैं क्वेश्चन करता रहूं या करती रहूं और मैं पास हो जाऊंगा। नो सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट बाय द वे, क्योंकि उसने हर अटेम्प्ट, उसने 5 से सवाल पूछने हैं भाईजान,
20-20, 25-25 नंबर के सवाल आने हैं। मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ वो सवाल क्या पूछ रहा है सर। मैं हमेशा रोकता था एक सवाल दिया करेंगे, अब वो देना शुरू कर दें, पिछले 3 अटेम्प्ट से दे रहे हैं। क्या वो 25 नंबर का एक सवाल देते हैं 25 मार्क्स का। ये मैं अभी इसमें चेंज करूंगा शीट तो आपको बताता हूँ। वो क्या करते हैं कि वो आपको एक प्रॉफिट की फिगर दे देते हैं, एक एसेट की और लायबिलिटीज वगैरह की फिगर दे देते हैं, और फिर कुछ एडजस्टमेंट दे देते हैं। वो एडजस्टमेंट स्टैंडर्ड्स की हैं, IFRS 2 की होगी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की होगी, वो आपका लीज की होगी, अपना वो कहता है भाईजान ये अकाउंटेंट ने ये गलतियां की हैं या ये ट्रीटमेंट की है, इसको ठीक करके प्रॉफिट की नई फिगर बताओ, एसेट की नई फिगर बताओ, लायबिलिटी की नई बताएं। भाईजान आपको अगर वो स्टैंडर्ड नहीं आते, वो सवाल 25 नंबर का आप कैसे करेंगे? फिर वो 30 नंबर, वो 28 नंबर का सवाल कैसे करेंगे? जिस दोस्त को आते हैं, आप यकीन जाने अच्छे नंबर लेके बच्चे पास हो रहे हैं। मैंने आपके सामने बताया, एक क्वेश्चन कंसोलिडेशन का 25 नंबर का लगा ले एवरेज, एक सवाल ये जो मैंने आपके सामने भी रखा है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये बिल्कुल आते हैं पिछले, और आएगा, अब भी आएगा, क्योंकि एग्जामिनर को अंदाजा हो गया है कि यार दिस इज द राइट वे टू आंसर टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। क्या आप स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन मांगे भाई, एक सवाल रादर देन कि आप 18 नंबर का 12 नंबर का एक सवाल दें, वो तो दे नहीं देगा नहीं। अब उसने 25 नंबर का एक सवाल देना है तो वो ऐसे ही देगा भाई। वो इनकम स्टेटमेंट, आपकी बैलेंस शीट रीड्राफ्ट करवाएगा अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट्स, अगर आपको वो स्टैंडर्ड आता है। हम जब आगे जाएंगे तो आपसे शेयर करेंगे, आपके साथ बात करना। मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ बेटा। आपके ज़हन में यहाँ तक कोई सवाल है नहीं गपशप में तो मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं दूसरे पेज की तरफ भी जा सकूं। अब आपके पास माइक है, एनी वन ऑफ यू। सर मेरी अटेम्प्ट है अगले साल दिसंबर की, तो मुझे ये सर गाइड करेंगे किस तरह से पढ़ाई को लेके चलूँ, AFR को ख़ास तौर पे, और इसको मैं किस तरह से आर्टिकल्स के साथ मैनेज करूँ। थैंक यू सर। उसामा 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 जी बेटा, सर। आपकी अटेम्प्ट दिसंबर की 21 की है, जून 21 की है, या इसके बाद की है? मैंने आपको ये बता दिया, इफ यू आर इन द क्लास, ऑल ऑफ यू, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू शुड कंसीडर कि योर अटेम्प्ट इज इन दिसंबर 2020। अच्छा, राइट सर। अब अगली बात, मैं इसी बात को जरा आगे जोड़ता हूँ, क्योंकि ये सवाल आमतौर पर बच्चे करेंगे, तो मैं ये दफा बता दूं। देखें, आपको ऑडिट में भी जाना पड़ेगा, देखें आपको काम भी करना पड़ेगा, सब कुछ होगा, मैं जानता हूं इस बात को, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सबसे अहम चीज जो है, जो सबसे अहम बात है, वो आपने ये समझनी है कि अगर आपको ये जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये जो डिस्कशन हो रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही आप तक? आ रही है सर, मैंने म्यूट कर दिया था बिकॉज वो फिर अच्छा, बाकी चलो, सारे डिस्टर्ब होते हैं। कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोगों की अब आपके ये ऑनलाइन क्लासेस का एक तोहफा है आपके लिए बेटा, हर वक्त आपके पास अवेलेबल है ये रिकॉर्डिंग इस पूरे सेशन के अंदर। अगर आप देखिए, फिजिकल में तो आना मुश्किल हो जाता है बेटा, आपको आउट स्टेशन भेज दिया जाता है, फलाह कर दिया जाता है। एक लम्हे के लिए सोचें, क्या आउट स्टेशन आपका इशू है? नहीं है। क्या लेट सीटिंग आपका इशू है? नहीं है। फर्म में बैठे रहे भाईजान, आप 6 बजे 6:30 बजे क्लास शुरू हुई है, जरा साइड पे होकर बात सुनना शुरू कर दिया आपने, फिर वहीं पर काम भी करते रहे, काम चलता रहा। तो देयर आर सो मेनी वेज टू कि आप अपनी इस अटेम्प्ट को इस तरह से मैनेज करें, ये दोबारा मौका नहीं मिलना, मैं आपको ये बता दूं। इतनी मजेदार किस्म की अटेम्प्ट आपको दोबारा नहीं मिलने वाली। आपको एक एक चीज बार बार सुनने के लिए मिल सकती है, अगर आप ईमानदारी के साथ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो सामा। तो मैं तो आपको कहूंगा दिसंबर 21 ना समझो, दिसंबर 20 समझो, तैयारी कर लो। और मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कि आपने दिसंबर 20 के पेपर को सॉल्व करना है। देन यू विल बी इन ए पोजीशन कि आपके इश्यूज क्या हैं, फिर आप अगली अटेम्प्ट में सिर्फ इश्यूज पे काम कर रहे होंगे, और फिर ये पहले अटेम्प्ट में पेपर पास होएगा आपका। मैं आपको बताऊं, ये नहीं हो सकता कि आप चीजों को कैजुअल लें, कैजुअली पढ़ें, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया, होमवर्क दिया नहीं किया, असाइनमेंट दी नहीं, फिर मसला नहीं हो सकता बेटा। जी उसामा प्लीज। राइट सर, थैंक यू सो मच जी, सर। और वो कोई बस सवाल किसी के में? जी सर। फिलहाल यहाँ तक अभी मैंने कोई डिस्कशन नहीं की सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी मेरी ये ना समझेंगे डिस्कशन मुकम्मल होगी, अभी तो मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस करना है।
अभी मैंने आपके साथ चैप्टर वाइज प्लानिंग करनी है, मैंने आपको ये बताना है कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड, और हो सकता है आज हम पहला चैप्टर भी शुरू करें, तो इसलिए अभी आपके पास माइक है, इच एवर यू वांट टू आस्क प्लीज डू आस्क। अल्लाह ताला आपका भला करे। चलो जी, कोई सवाल नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं CFAP के सिलेबस की तरफ। अभी तक विंटर 2020 का सिलेबस उस तरह से नहीं आया, लेकिन समर का ही सिलेबस हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको देंगे और उसके मुताबिक ही वो लेके चलेंगे। ये आपके पास सिलेबस है जो मैं इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ। एक मिनट ठहरे, ये मैं तमाम ड्राइंग खत्म कर दूं जी। और रेजर कितने चला गया है? ये आपके सामने मैंने 3 ग्रेड आपसे शेयर किए थे कि देयर वुड बी 3 ग्रेड्स अवेलेबल। A, B और C। और पेंसिल कितने चली गई हुई? तो बंदा आपको नजर आ रहा है बेटा? ये 3 जो मैंने शेयर किए, हाफिज दानिश साहब नजर आ रही है? यस सर। चले, मेहरबानी सर, शुक्रिया, थैंक यू सर। ये पेंसिल कितने की? पेंसिल नजर नहीं आ रही मैनू यार। ये चले, एंडी मोटी पेंसिल। ये है जी 3 ग्रेड्स A, B, C और D। सी सॉरी, ए है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सी है स्पेशलाइज्ड एरिया। यही मैंने आपसे कहा था कि ये 3 आपके ग्रेड्स हैं जो आपके सिलेबस को कवर करेंगे। पहला ग्रेड 20-25 से 35 नंबर, दूसरा 50 से 60 नंबर, तीसरा 10 से 20 नंबर। ये आपके सामने नजर आ रहे होंगे आपको। मैं आपको कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि आपने स्मार्टली कैसे खेलना है। आपकी इंपॉर्टेंस इस बात की है कि आपने स्मार्टली चीजों को कैसे देखना है। देखें, अगर आप पहले ग्रुप की बात करें, जिसमें पहले ग्रेड की, जिसमें ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, ये आपके सामने है। ये स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने इसमें पढ़ने हैं। IFRS 3, IFRS 10, IFRS 11, 12, IS 27, 28, ये आपके सामने मैंने डिस्कस किए हुए हैं जी। और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई मसले वाली बात भी आपको नहीं आ रही होगी। ये आपके सामने स्टैंडर्ड्स हैं। इसके अलावा कंसोलिडेटेड कैश फ्लो के लिए IS 7 पढ़ेंगे, फॉरेन ऑपरेशन के लिए IS 21 पढ़ेंगे। ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने इस ग्रुप में, इस ग्रिड में पढ़ने हैं। तो ये टोटल 8 स्टैंडर्ड्स हैं, 8 IFRS हैं जो आमतौर पे हमने इन 25 से 30 या 35 नंबर लेने के लिए हासिल करने हैं। ये आपके पहला ग्रुप है जिसकी हम बात कर रहे थे। दूसरा जो ग्रुप होएगा वो मैं आपके लिए अभी डिस्कस करता हूँ, वो है जी, ये मैं आपसे कह रहा था कि सबसे अहम एरिया ये है। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट प्रोफिशिएंसी लेवल सब में 3 है। हाँ, टेस्टिंग लेवल जो बेसिक स्टैंडर्ड है इसके कंसोलिडेशन के, उसके 3 है। अदरवाइज कंसोलिडेटेड कैश फ्लो में 2 है और IS 21 फॉरेन ऑपरेशन के लिए 1 है। ये जो टेस्टिंग लेवल का मतलब होता है ये है कि अगर आपको पॉजिटिविटी के साथ चीजें समझ में आ गई, इफ यू आर इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड, तो आप बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा या उसकी एप्लीकेशन पूछी जाएगी या उसकी एडवांस एप्लीकेशन पूछी जाएगी, आम लेवल पे बात करें तो मैं आमतौर पे कहता हूँ कि ये 25 से 35 नंबर का जो आपका पेपर आएगा, ये उसने 2 से 3 के लेवल पे चीजें पूछनी है। आसान सवाल नहीं होगा, इसमें काफी कुछ उसने इंफॉर्मेशन दी होगी। इसी तरह अगर हम जो दूसरा कंटेंट में जाएं जो कि आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है, जिसमें उसने ग्रुप बना दिए। पहला ग्रुप उसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बनाया। कंसोलिडेशन के बाद, अगर मैं आपसे कहूं कंसोलिडेशन के बाद जो सबसे अहम एरिया है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अब आपका फाइनल लेवल पे समझा जाता है, क्योंकि इसमें से अब वो ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन दे रहा है। ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में 15, 18, 20 मार्क्स तक भी उसने इस एरिया से पूछे हैं। तो आप देखें उसमें 3 स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS 3, 9 और 32। ये आपके इसमें इफेक्ट्स भी हैं। प्रोफिशिएंसी लेवल 3 है और टेस्टिंग लेवल जो है इसका 2 है। तो मैं आमतौर पे कहता हूँ 2 लेवल और 3 लेवल में ICAP कई दफा
डिफरेंशिएट नहीं कर पाता और वो आमतौर पर मुश्किल सवाल ही देता है। तो आइए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एरिया है एक, जिसमें 3 स्टैंडर्ड हम डिस्कस करेंगे। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड 2 स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, IFRS 2 और ये आपका आ गया। फिर आइए कुछ एसेट रिलेटेड है, एसेट रिलेटेड मैं आपको बताने लगा हूँ। एसेट रिलेटेड स्टैंडर्ड एक है IFRS 5, दूसरा है IAS 36, तीसरा है IAS 40। ये वो स्टैंडर्ड है जिनको एसेट रिलेटेड स्टैंडर्ड हम कहते हैं, ये शामिल हैं। फिर कुछ आपके सामने स्पेसिफिक है, लीज का स्टैंडर्ड है, इनकम टैक्स का स्टैंडर्ड है, अर्निंग पर शेयर है, रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू फ्रॉम IFRS 15 जिसको हम कहते हैं, और कुछ थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है जैसे फेयर वैल्यू मेजरमेंट का और रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स का। तो ये अगर आप सारे स्टैंडर्ड्स गिने तो ये आपके टोटल 50 से 60% सिलेबस को कवर करते हैं। 52 असल जान है ये आपके AFR के सिलेबस की। दूसरे लफ्जों में अगर मैं आपसे ये कहूं तो ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने आपके सेकंड ग्रेड में पढ़ने हैं, और मैं आपको बताऊं ये मेन आपका सिलेबस है। अगर आपने इन स्टैंडर्ड्स की कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन कर ली, समझ ली, तो आप मुझसे सर्टिफिकेट लेके जाए इंशाल्लाह आप पास हैं। रीजन क्या है कि ना सिर्फ वो इनको इंडिपेंडेंटली यहाँ पूछता है, क्योंकि मेरे लिए ग्रिड BA इतना परेशानी नहीं है, वो एक स्पेसिफिक ग्रिड है जिस पर हमें काम करना है। ग्रिड C मेरे लिए परेशानी नहीं है मेरे दोस्तों, वो तो इम्पोर्टेंट है लेकिन इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसमें मसला ही कोई नहीं आएगा। असल है ये जो आपके सामने स्टैंडर्ड आपको नजर आ रहे हैं, इनमें काफी एरियाज ऐसे हैं जो कि टेक्निकल हैं, उनकी एप्लीकेशन है, उनकी एडवांस अंडरस्टैंडिंग है, तो हमने इन पे काम करना है। अगर ये हमें आ जाएंगे और फिर देखें आपके सामने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर सिलेबस भी है। दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें हाफ ऑफ द सिलेबस इज दीज स्टैंडर्ड जो आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आप गिन लें 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 देयर आर 15 IFRS जो मैंने आपको बताया था कि 15 स्टैंडर्ड्स हैं जो बेसिकली इस सिलेबस का हिस्सा है, और हर एक की प्रोफिशिएंसी लेवल 3 है। हाँ, किसी का टेस्टिंग लेवल 2 है, किसी का टेस्टिंग लेवल 1 है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन प्रोफिशिएंसी मींस ICAP आपसे एक्सपेक्ट करता है कि यू मस्ट बी वेल प्रोफिशिएंट इन दीज एरियाज। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिसका नाम हमने दिया और आपके सामने ये नजर आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको ये सेकंड भी आपको समझ में आ गई। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं, जो आपका थर्ड एरिया है वो ये स्पेशलाइज्ड एरिया। आप सबसे खूबसूरत इस एरिया की वजह ये है, ये अगर आप देखेंगे ये एरिया सबसे खूबसूरत है कि ऑलमोस्ट टेस्टिंग लेवल प्रोफिशिएंसी लेवल, टेस्टिंग लेवल प्रोफिशिएंसी लेवल सिर्फ एक में IAS 26 में ज्यादा है, बाकी 1 है। यही खूबसूरती है इसकी कि 10 से 20 नंबर लेना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं होगी। ये 10, 12, 13, 14 नंबर के सवाल आते हैं आपको SMEs का। मुझे याद है सेकंड लास्ट टर्म जो गुजरी है दिसंबर में, उसमें 12 नंबर का एक सवाल दे दिया। हमने यही डिस्कशन की थी, अगर आप इनमें कोई दोस्त बैठे हों तो बताएंगे। हमने डिस्कशन की, वो सवाल आ गया, डिफरेंस बताना था, 12 नंबर बच्चों मुफ्त के ले लिए। बैंक्स के फॉर्मेट्स हैं, म्यूचुअल बैलेंस शीट के, इनकम स्टेटमेंट के, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये आपके सामने हैं, आपके इस्लामिक स्टैंडर्ड्स हैं, इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग है। ये तमाम एरियाज हैं और इनको मैं आपको बता दूं, एक हमने पढ़ना हर एक है, कोई चीज छोड़नी नहीं है। मैं आपको बताऊं मेरे पास आपको हर चीज हम पढ़ेंगे। वजह पता क्या है, उसने सवाल देना है, मुफ्त के वो नंबर होने हैं, आपने मैं आप पे नहीं छोड़ूंगा भाई, इसलिए नहीं छोड़ूंगा, आपने पढ़ना ही नहीं है। मैं आपको कहूंगा बेटा ये पढ़ लेना, तुझे पढ़ना ही नहीं पाए। इसलिए मैं एक एक चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक एक चीज जब हम आप पढ़ लेंगे, ऑब्वियसली जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उसके मुताबिक हम काम करेंगे। तो ये आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये सिलेबस का जो एरिया है उसमें कोई परेशानी वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। ये वो सिलेबस है जो C-FAB 1 का है और मुझे कोई इसमें टेंशन नहीं है। वो देखिए वो बता भी रहा है कि आपको मैं जो टेस्टिंग लेवल है और उसको मैं किस तरह से लेके चलूंगा। लेकिन आप एक बात याद रख लें, अर्लियर जो टॉपिक है उनका लेवल 1 का टॉपिक है वो मैक्सिमम 35 मार्क्स पूछे जा सकते हैं इन एग्रीगेट इन एनी अटेम्प्ट, जो अर्लियर टॉपिक। लेकिन उसके पास भाईजान इतनी जबरदस्त टॉपिक्स हैं ये कि आप सोच नहीं सकते कि उसको पीछे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और नहीं पड़ती।
हाँ जो पढ़ती है वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो स्टैंडर्ड वो आमतौर पे पिछले 1037 IS 8 IS इस तरह के 16 वगैरह, इसमें हम एक ओवरऑल व्यू देता हूं मैं आखिर में जाके, ताकि अगर आपको सवाल आ भी जाए तो आप उसको डील कर सकें। तो ये सिलेबस की डिस्कशन थी जो आपको मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब हमें देखें, दो बातें हमने देख ली। सिलेबस 3 ग्रेड के हैं, एक में से 25 नंबर का सवाल है, एक में से 50 से 80 नंबर है, और एक में से 10-12 नंबर के सवाल है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ऐसे ही सवाल आ रहा है, 5 सवाल वो दे रहा है, 28-28 नंबर के सवाल भी दे रहा है, 25-25 नंबर के सवाल भी दे रहा है भाईजान, वो 20-20 नंबर के भी सवाल दे रहा है। अगर इन एवरेज देखा जाए तो 20 नंबर के 5 सवाल बनते हैं, लेकिन क्योंकि आखिरी जो वो है एरिया, उसमें से वो 20 नहीं, 17, 18, 15, 20 नंबर देता है, तो वो बाकी वो बढ़ा देता है, किसी में कम कर देता है। तो इसी 20 नंबर राउंड आप समझे एवरेज पेपर देना है और हमने करना है। मैं नमाज की ब्रेक से पहले आपको सिर्फ 2 बातें शेयर करना चाहूंगा। एक, हमारी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। हमने ग्रिड बी से अपना सिलेबस शुरू करना है। वी विल स्टार्ट अवर सिलेबस बाय ग्रिड बी। मैं आपको पूरा शेड्यूल दूंगा वीक वाइज कि किस वीक में हमने क्या पढ़ना है। अच्छा, इसकी रीजन क्या है कि क्योंकि मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि डोंट मिस ऑनलाइन क्लास। इफ यू थिंक कि आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, यस होगी। ओवर द ईयर तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है हमें ऑनलाइन में जाते हुए, काम करते हुए। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, रिकॉर्डिंग का फायदा उस दोस्त को ज्यादा होता है जिसने ऑनलाइन क्लास ली। अगर उसने ऑनलाइन क्लास ली होगी, उसके ज़हन में क्वेश्चन होगा, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लास वन साइडेड नहीं होती, 2 वे होती है। आपसे मैं क्वेश्चन मैं पूछता भी हूँ, हाँ भी दसो भैन फला बंदा की समझ आई ना, फला क्या हुआ जी, ताकि आप इंटरेक्टिव, ऐसे जैसे फिजिकल क्लास हो रही होती है। तो उससे आपका बेनिफिट ये मिलता है आपको कि अल्टीमेटली आप पॉजिटिविटी के साथ चीजों को समझ पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं। और जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर आपको रिवाइज करना है उस लेक्चर को। आप रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी, आप उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन आप कहेंगे यार ठीक है यार रिकॉर्डिंग कर सुन लेंगे तो मसला हल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ग्रिड बी से शुरू करूंगा। मैं वीक वाइज आपको मुकम्मल आपको लेक्चर प्लान दे दूंगा कि इस वीक में ये फला स्टैंडर्ड है भजन 20 का, इसमें 1.5 वीक लगना है, फला में 2 वीक लगने हैं। वीक वाइज आपको पता होगा। आज आपको पता होगा कि भाई अगस्त के आखिरी वीक में अगर आपने कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो उस वीक में हम क्या पढ़ रहे हैं, सितंबर में हमने पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। तो ये तमाम चीजें जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो आप यू कैन प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। एटलीस्ट अभी तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप ऑनलाइन कहीं भी हो जाके ले सकेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होगा कि यार मेरे कौन सा टॉपिक किस वक्त मैंने पढ़ना है, उसके मुताबिक हम चलेंगे। आई विल शेयर दैट इंशाल्लाह। जब अगले वीक में हम मंडे को मुलाकात कर रहे होंगे तो मैं आपसे वो शेयर भी कर दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। हाँ, मैं स्टार्ट विद बता देता हूँ कि मेरा जो पहला स्टैंडर्ड होगा जो मैंने डिस्कशन शुरू करनी है वो लीज का है, IFRS 16। IFRS 16। अच्छा, मैं I can start from IS 36, I can start from छोटा सा कोई स्टैंडर्ड लेके मैं आपके साथ शुरू कर सकता था। नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि भी इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से शुरू किया जाए, लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसलिए मैं नहीं शुरू करता कि चले एक लेक्चर है, एक टॉपिक ऐसा जरूर हो जाए जिसमें मैं और आप फ्रीक्वेंसी मिला लें, और वो है IFRS 16 लीज, जिसमें आपका भी इंटरेस्ट हो। लीज आप FR2 लेवल में पढ़ के आए हुए हैं तो आपको किसी हद तक कुछ बातें मालूम होंगी। बहुत सी चीजें हम वहां नहीं पढ़ते, मॉडिफिकेशन है, रीअसेसमेंट है, इस तरह की चीजें वहां FR2 में नहीं है, यहाँ पर है। कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पर डिस्कशन आती है लीज की, तो वो ये पहला चैप्टर होगा। तो इंशाल्लाह ताला जब हम डिस्कशन कर रहे हो सकता है कि आज ही हम इसको स्टार्ट कर दें, लेकिन दिस वुड बी द चैप्टर नंबर 1 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जब हम IFRS 16 मुकम्मल कर लेंगे, दूसरा हमारा एरिया होगा IFRS 15 का। IFRS 15 ये रहा, 5 लग गया, कोई बात नहीं। IFRS 15, IFRS 15 इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, मैं आपको बता दूं। तो ये जो 16 पढ़ेंगे लीज का और रेवेन्यू का, इससे आपको पेस पता चल जाएगी कि यार FR लेवल, फाइनल लेवल की रिपोर्टिंग का कि किस पेस पे हमने काम करना है।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको मैं 1636 फला कराता रहूं ना, जो आपने नीचे पढ़े होंगे, तो आपका लेवल नहीं बनेगा, वो आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा कि नहीं यार आप अच्छा तो ये क्लास नहीं पढ़ा नहीं भाईजान। यू विल सी द डिफरेंस इन इवन 16 एज वेल। जब आप IFRS 16 पढ़ रहे होंगे तो आप कहेंगे यार FR2 में तो हमने इतनी बात पढ़ी थी, इससे आगे तो ये बहुत ज्यादा एडवांस है। इसी तरह IFRS 15 में आपको नजर आएंगे, और दोनों बोथ स्टैंडर्ड्स आर प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड बाय द वे। इंशाल्लाह जब हम IFRS 15-16 कर लेंगे तो फिर हम IS 33 EPS करेंगे, फिर हम एम्प्लॉय बेनिफिट्स सीरियल नंबर 2 करेंगे। इस तरह से सबसे पहले हमारा ग्रेड बी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल होगा, ये मैं आपको बता दूं। जिस दिन आपका ग्रेड बी ग्रेड बी के मुकम्मल होने के 2 लेवल होंगे। एक जब कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग हम ले लेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं जो इन तमाम एरियाज में पास पेपर्स में या किसी भी एग्जामिनेशन बॉडी में पूछे हुए हैं, वो करेंगे। फिर मिक्स क्वेश्चन आए हुए हैं एक स्टैंडर्ड दूसरे के साथ मिला के, 12 को 16 से, 12 को फला के साथ, 12 को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ, वो करेंगे। और फिर हम एक एरिया जो अब आपका एग्जामिनर पूछ रहा है 25-25 नंबर का, कि वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की फिगर देता है और कहता है ये 5, 6, 7, 8 एडजस्टमेंट है मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स की जो इसी में होंगी, इन्हीं में से होंगी, और आपको कहेगा कि सवाल सॉल्व करें। तो ये 3 पैरामीटर्स होंगे, लिटमस टेस्ट होंगे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस बी ग्रेड को मुकम्मल करने के। ये पहला हमारा पड़ाव होगा ग्रेड बी को मुकम्मल करने का। मैं कंसोलिडेशन नहीं शुरू कराता, कंसोलिडेशन पहले बहुत टाइम ले जाती है, और आप स्टूडेंट जब हम आखिर में पहुंचते हैं तो ये इतने इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, अब इसमें से वो सवाल बनाता है और अल्टीमेटली आप कंसोलिडेशन लेके बैठे होते हैं, उसमें भी तैयार नहीं होते और उसमें भी तैयार नहीं होते। तो मेरी अप्रोच ये है कि पहले मैं ग्रेड बी कराऊंगा, और ग्रेड बी के भी इंपॉर्टेंट एरियाज से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, बी से शुरू करेंगे और आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब हम कुछ, क्योंकि मैंने आपसे तो कुछ भी नहीं पूछा, आपके सवाल नहीं पूछे, आपके डिस्कशन नहीं की, हम तमाम इंशाल्लाह ताला इसको कैसे कवर करेंगे। मेरे नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हैं इसको मजीद रिफाइन कर लेंगे इंशाल्लाह ताला हम, और हम आपको मैं जो पढ़ाना होगा उसके नोट्स सॉफ्ट फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले ही आपको दे दिया करूंगा, ताकि आपके पास अवेलेबल हो, और फिर इंशाल्लाह ताला हम उसको जो है ना डिस्कस करेंगे, हर एक स्टैंडर्ड में अहमियत देंगे। मैं चाहता हूँ नमाज पढ़ लें, नमाज के बाद दोबारा मिलते हैं सर। जी सर, आई थिंक नमाज पढ़ के तमाम दोस्त आगे होंगे। मेरी ये जो पहली वाली है ना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला बैच, इसमें क्योंकि एक नमाज जो मगरिब की है वो डेफिनेट बात है इसमें आया करेगी काफी दिनों तक, तो उसकी हमें को 15 से 20 मिनट की ब्रेक देनी होगी। आज तो हमने जरा कम दी है ब्रेक आइंदा के लिए, तो इसीलिए शायद ये आपको नजर भी आ रहा है कि 3 आवर्स की क्लास है, और इफेक्टिवली ऑनलाइन क्लासेस की जो हमने रेशो निकाली है, अगर फिजिकल क्लास के अंदर आप 3 घंटे पढ़ाएं और इधर हम 2 से 2.25 घंटे पढ़ाएं तो तकरीबन बराबर आउटपुट निकलती है। मैंने अपनी जो मेरे इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, मैं बच्चों को इन्वॉल्व रखता हूँ, उनसे सवाल जैसे हम फिजिकल में पूछ रहे होते हैं वैसे ही चल रहा होता है, तो किसी हद तक हम अपने क्लास के टाइमिंग को उसी तरीके से एडजस्ट भी किया करेंगे। आपको इस वक्त ICAP की स्टडी बुक जो स्टडी टेक्स्ट है वो नजर आ रहा होगा, उसके चैप्टर्स नजर आ रहे होंगे, बल्कि दूसरे लफ्जों में हम कहें, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? स्क्रीन शेयर हो रही है ना बेटा आप दोस्तों की? जी सर बिल्कुल हो रही है सर, नजर आ रहे हैं। समझिए, मैंने कंफर्म करना था। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि अच्छा कि आपने क्या, हमने ग्रेड बी पहले करना है फिर ग्रेड सी शायद करें, या हो सकता है पहले ग्रेड ए करके फिर आखिर में सी करें। देन असल में होता ये है कि ग्रेड सी जब तक हम पहुंचते हैं, अगर ए पहले कर लिया जाए तो स्टूडेंट्स का जो है ना वो लेवल ऑफ अटेंशन थोड़ा कम हो जाती है बाय द वे। दैट्स व्हाई मैं जानबूझ के फिर क्या करता हूँ कि मैं उसको जो है ना बाद में लेके आता हूँ, उसके ग्रेड आपकी जो है ए को, ताकि कंसोलिडेशन में बच्चा इन्वॉल्व रहे और साथ साथ चलता जाए। बहरहाल ये आपका इशू नहीं है, हमारे जो ग्रिड मैंने बता दी उसके मुताबिक चलेंगे। नोट्स मैं दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको अपलोड हो जाया करेगा, आपके पास अवेलेबल होगा, यू कैन टेक प्रिंट ऑफ देम, यू कैन ऑब्वियसली आप अपने उसको वैसे भी सॉफ्टवेयर भी देख सकते हैं, जैसे आप बेहतर समझें।
लेकिन एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं आई कैप की स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक, इन दो चीजों को अहमियत दूंगा अपने पूरे इस एरिया के अंदर। और दूसरा IFRS की एग्जाम्पल्स। अब ये वो खासे की बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। एक हमने क्या करना है, हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। मिसाल देने लगा हूं मैं अब आपके सामने। अब हमने जो अगला स्टैंडर्ड शुरू करना है, पहला वो IFRS 16 करना है। यू विल अंडरस्टैंड कि मेरी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, और आपने इस पे पहरा देना है भाईजान। सिर्फ ये बातें नहीं है, ये इंशाल्लाह ताला इस तरह से शुरू होना है, इसलिए आपको देखना है कि कैसे चल रहे हैं। IFRS 16 लीज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं जो कॉन्सेप्ट्स बनाऊंगा आपके उन नोट्स से बनाऊंगा। वो जो नोट्स हैं जो अवेलेबल होंगे आपके पास, हम कोशिश करेंगे कि किताब हमें हेल्प करे ना करे, स्टैंडर्ड हमें हेल्प करे ना करे, मैं आसान अल्फाज में, आम फहम जबान में, उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में जैसे 16 है, इसमें जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको आपके सामने खोल के रखूंगा। न्यूमेरिकली भी, कॉन्सेप्चुअली भी, यू विल बी इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ आपके सामने मिसाल देता हूँ। इस चैप्टर में लेसी की अकाउंटिंग होगी, इस चैप्टर में लेसर की अकाउंटिंग होगी, इस चैप्टर में मॉडिफिकेशन होगी, रीअसेसमेंट होगी, इस चैप्टर के अंदर लेसर होगा, सिंपल लेसर होगा, डिस्क्लोजर्स होंगे, एंट्री, बहुत कुछ है। देयर आर सो मेनी एरियाज इन दिस स्टडी, आप जानते हैं इसको। कुछ पढ़े हैं आपने, कुछ रटा लगाया होगा आपने, और कुछ नए होंगे आपके लिए। ये तमाम चीजें फेज 1 में नोट्स के जरिए हम पूरे करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब मेरे नोट्स मुकम्मल होंगे, मैं कहूंगा लो भाई ग्राउंड तैयार है, अब ग्राउंड तैयार है। बल्कि साथ साथ फिर मैं ये जो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट है जो आपके पास इस वक्त सामने खुली हुई है, मैं कहूंगा भाईजान इसका चैप्टर नंबर निकालें, इसका चैप्टर नंबर देखें कौन सा है, और वो आप कहेंगे जी सर ये जो IF लीज का चैप्टर है, जो वो चैप्टर नंबर है 17। मैं कहूँ बेटा ये चैप्टर पढ़े। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमने ओवर द इयर्स ये देखा है, जब से आई कैप की स्टडी टेक्स्ट आई है, जब से उसका क्वेश्चन बैंक आया है, वो एग्जामिनर इसको अहमियत देता है। मुझे याद है एक आध दो चार दफा तो ऐसा हुआ है कि उसने उस चैप्टर में दी गई एग्जाम्पल को मॉडिफाई करने के बाद एक छोटा सा सवाल पूछ लिया। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको कह रहा हूँ, मैं चाहूंगा ये कि बेटा आप जो मैंने कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड स्टैंड आपके सामने बेस बना दी, फाउंडेशन बना दी उस एरिया की, आप एक दफा स्टडी टेक्स्ट को जाके पढ़ लें, रिवाइज कर लें। कोई नई चीज नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, आप बेफिक्र। ये दूसरा काम होगा। सेकंड स्टेप वुड बी स्टडी टेक्स्ट। जब आप स्टडी टेक्स्ट मुकम्मल कर चुके होंगे तो आपका जो कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर हम एक और काम करेंगे, हम फिर करेंगे पास्ट पेपर्स। अच्छा, नोट्स जिस वक्त मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बैकग्राउंड बनवा रहा हूँ उस वक्त बहुत से सवाल, बहुत सी एग्जांपल्स, बहुत सी डिस्कशन होगी, क्योंकि देखें कॉन्सेप्ट कई दफा तो स्टेट बोलने से आ जाएगा, कई दफा नंबर्स को इन्वॉल्व करके आता है। तो हमने ये इंश्योर करना है एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ कि कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए। अब वो कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आ गया, स्टडी टेक्स्ट से हमने चीजों को क्लियर भी कर लिया। पास्ट पेपर्स में जो अच्छे सवाल आए होंगे मैंने इकट्ठे किए हुए हैं कि बेटा ये इस टॉपिक के क्वेश्चंस आए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये तीसरे नंबर पे मैंने चीज रखी है, पास्ट पेपर्स। पहले दो काम आपने कॉन्सेप्ट बनाना है। जब आपका कॉन्सेप्ट बेटा बन गया, फिर आप पास्ट पेपर क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करेंगे, मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा 1 2 3 4 5 6। जब हमें ये लगेगा कि यस नाउ वी आर इन पोजीशन कि हमने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो स्टैंडर्ड में डिस्कस हुए हैं वो उसके सवाल कर लिए हैं, तो हम कहेंगे अभी अब सवाल हो गए। ऑब्वियसली सारे सवाल हो सकता है हम क्लास में ऑनलाइन ना कर सकें, कुछ मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे दूंगा, कुछ को मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे दूंगा, तो मुख्तलिफ तरीके से काम होगा, लेकिन बहरहाल इट विल बी डन। ना सिर्फ पास्ट पेपर
आई कैप के किसी और एग्जामिनिंग बॉडी के, मुझे लगता है कि यार मैंने वो ICW के सवाल देखा है वो अच्छा था, मैं करवा दूंगा आपको। मुझे फलां जगह पे मुझे अच्छा सवाल आप दे देंगे, अब जरूरी नहीं है कि मैं आपके खालिद साहब ये सवाल जो है ना वो फलां टीचर करवाते हैं, बड़ा मजेदार सवाल है ये। वैसे तो खैर आमतौर पर सवाल वही होंगे जो हम आपस में एक दूसरे से मिलकर कर रहे होते हैं, कोई नए सवाल नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन बहरहाल हो सकता है किसी टीचर को अच्छा सवाल मिल गया हो, किसी बच्चे के पास अच्छा सवाल आ गया हो, आप मुझसे शेयर करें वो सवाल व्हाट्सएप ग्रुप में, मुझे समझ में आएगी कि अच्छा सवाल है, हम सबके साथ मिलकर करेंगे। ये दूसरा तीसरा एरिया आ गया। फिर मैं आपसे कहूंगा कि बेटा जो IFRS की एग्जांपल्स हैं इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड वो भी करें। अब ये दूसरा स्मार्टनेस है जो स्टडी टेक्स्ट के अलावा मैं आपसे बता रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं भाईजान, मैंने एक दफा नहीं कई दफा ये जो लास्ट अटेम्प्ट गुजरी है यार दिसंबर की, IS 36 क्या है? कुछ भी नहीं है भाईजान। IS 36 जॉर्ज शबीर साहब भी माशाल्लाह हमारे साथ हैं। जॉर्ज शबीर साहब IS 36 पढ़ा हुआ है ना आपने, इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन उसने एक सवाल दिया सेकंड लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, 36 का 18 नंबर का 16 नंबर का सवाल। अब स्टूडेंट देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, पहले पासे देख रहे हैं। वजह आपने जब से दुनिया बनी है उस वक्त से अब तक कितने भी सवाल कर लिए, वो सवाल पास पेपर में नहीं आया। जिस बंदे ने पास पेपर की बेटा तैयारी की हो तो गया ना, फिर उसको कहां से हेल्प मिली? एक तो उसका कॉन्सेप्ट ठीक था और एक उसका तुक्का लगा, क्योंकि वो सवाल उसी तरह की एक एग्जांपल IFRS IS 36 की एग्जांपल्स में दी गई थी। ओपन बुक एग्जाम है मेरी जान, जाके देखें एक दफा उसको सम पढ़ के, इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स टू अंडरस्टैंड ऑल द एरियाज। आप उसका सवाल करके, मैं आपको बताऊं इस अटेम्प्ट में वो दोस्त पास हुए हैं जिसने ये 36 का सवाल किया, और वो फेल हुए हैं जो अनफॉर्चुनेटली इस एरिया में नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते। तो इसलिए IS 33 कह लें, IFRS 2 कह लें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह लें, हर एक स्टैंडर्ड की एग्जांपल IAS खुद दे रहा है मैक्सिमम। IFRS 15 अभी हमने बात की, रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, 150 एग्जांपल है IFRS के अंदर, नया टॉपिक है, हर दफा नई चीज लेके आता है। अगर वो आपको एग्जांपल समझ में आ गई तो आपको जैसा मर्जी सवाल हो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो IFRS की एग्जांपल वुड बी द नेक्स्ट एरिया जो आपने बेटा करनी है। लेकिन याद रखें एग्जांपल वैसे नहीं होनी मेरी जान जब तक पहले 4-3 जो काम हमने ऊपर पढ़े हैं वो ना होंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, एग्जांपल तो लिखी हुई है, उसके सॉल्यूशन भी बने हुए, पढ़ते रहे, क्या फर्क पड़ेगा? हमने हर काम बेटा आज से ऑनवर्ड एक बात अपने ज़हन में बना लें, हमने हर काम, हर कॉन्सेप्ट, हर पेपर का सवाल इस नियत से नहीं करना कि अगर जवाब मिल जाए यार मैं किसी तरीके से सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। नो नो नो, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि आपको कॉन्सेप्ट आए। आपको हर नए सवाल के अंदर ये ट्रस्ट होनी चाहिए कि यार इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा था जो इसमें रिवाइज हो रहा है। क्योंकि याद रखें पास पेपर के सवाल किए हुए तो आपका साथ छोड़ जाएंगे, कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे होंगे पेपर में वो आपका साथ देंगे। आप उस मुश्किल रात से भी निकाल के ले आएंगे सवाल को जिसमें दोस्त बाकी बैठे होंगे सोच रहे होंगे करिए प्लीज। तो ये फोर्थ एरिया है एग्जांपल्स का। अच्छा, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपसे ही कहूंगा कि जो आई कैप का क्वेश्चन बैंक में सवाल है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो भाईजान वो भी करें और वो मैं आपको ही दूंगा क्योंकि उसके सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, क्वेश्चन भी अवेलेबल है। आपको कोई अच्छा सवाल मिले, कोई मजेदार के या सर जी यह सवाल करवाई दो तारी मेहरबानी, तो उनमें से मैं करवा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 5 स्टेप मॉडल है भाईजान, हर एक स्टैंडर्ड में, हर एक स्टैंडर्ड में हमने इससे गुजरना है भाई। मेरा पहला पढ़ाओ क्वेश्चन बैंक नहीं है, पास पेपर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है, जो पहले 2 एरियाज में मैंने आपको, ये है खासे की चीज जो मैंने बेटा आपको देनी है। आप में से जो आप समझ लें इतने सारे बच्चे पुराने मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, बैठे हैं, बात सुन रहे हैं, आप जानते हैं कि मैं इस पे कितनी अहमियत देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कराया हुआ सवाल तो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कराया हुआ कॉन्सेप्ट बताया हुआ आपको धोखा नहीं देगा और वही आपको कैसे पेपर में से निकाल लेगा। ऐसा ही है क्या? लाइन बोली है मैंने यार, तुसी बोले ही नहीं कुछ। हाँ जी सर, ऐसे ही है। लाइन कैसी बोली है पहले ये बताएं सर, मजेदार लाइन है?
बिल्कुल सर, मुकर्रर। हाँ अरबाज मुकर्रर ये थी, मैं ये कह रहा था कि मेरा कराया हुआ सवाल का सोल्यूशन तो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन मेरा कराया हुआ कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला आपको पार लगाएगा। वाह सर, वाह। वाह वाह, सुभान क्या बात, वाह वाह। मुशायरा हो रहा है, रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। बहरहाल, अच्छा ये जो मैं बातें बेटा कर रहा हूँ, ये उन दोस्तों के लिए स्पेसिफिकली कर रहा हूँ जो पहले दिन मुझे सुन रहे हैं। ये जो बाकी ये वाह 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 करने वाले दोस्त हैं ना, ये सारे जानते हैं कि मैं की कह रहे हैं। और जिया जो पिछले दफा के रिपीटर्स बैठे हुए हैं वो भी जानते हैं। जो नए दोस्त मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनके साथ मुखातिब हूँ। और आप यकीन जाने, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल यही चीज है जो आपके सामने बात हुई। इसी तरह हमने चलना है। अगर मैं इसे डेविएट करूं तो आप मुझे रोकें, खालिद साहब तुझे उस दिन बड़ी फिल्म चला रहे थे, तुझे की कर रहे हो। हर स्टैंडर्ड में बेटा यही लाया अमल होगा। और एक और बात बता दूं, तुमसे गल करने लग गए तो लो, मैंने हर स्टैंडर्ड में हर चैप्टर में 4 बातें आपको बतानी है। मींस आपने खुद इंश्योर करना है कि ये बातें मुझे आ गई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो छठो ना मनु, मुझे पैसे देते रहे पाए ना। एक होता है मेजरमेंट, एक होती है अकाउंटिंग। पता नहीं होना किस तरह लिखा जा रहा है, 12 आज गुजारा करो, अगले दिन तो चलो ठीक कर लेंगे, ऐसी टेंशन ना लो। बल्कि मैं अब तो हम चले गए हैं ना उस तरफ, तो क्यों ना हम वन नोट की कोई फाइल निकालें जिसमें कोई बिस्मिल्लाह तो कर सके सही तरह से। 1 मिनट है ना बेटा, ये वैसी एक फाइल आ गई मेरे सामने। अच्छा जी, एक तो मैंने वो 5 स्टेप बता दिए। अगला जो मैं पॉइंट आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, पेंसिल छोटी नहीं हो सकती यार, इतनी बड़ी पेंसिल है। पर हर स्टैंडर्ड में 4 चीजें हमें आनी चाहिए। एक, कैलकुलेशन का एरिया अगर उस स्टैंडर्ड में है, जिसे मैं मेजरमेंट कहता हूं। दूसरा, अकाउंटिंग, एंट्रीज, डेबिट क्रेडिट। तीसरा, उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से रिलेटेड अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सट्रैक्ट्स बनाने पड़े हमें, तो वो कैसे बनाने चाहिए। और चौथा, नोट्स टू द अकाउंट्स। ये 4 चीजें हैं जो हमें, अगर मैं 16 पढ़ाऊंगा तो 16 में भी इन 4 चीजों को इंश्योर करूंगा कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं वो आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। मैं 15 पढ़ाऊंगा, मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा, कुछ भी मैं ये करवाऊंगा। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि आपने भी इंश्योर करना है कि ये बातें आप तक पहुंच गई हैं या नहीं पहुंची। ये इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, देखें आपके पेपर का नाम है एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपका सिर्फ काम अकाउंटेंट बनना नहीं है, रिपोर्ट करना भी है, और एडवांस वाली रिपोर्ट करना है, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं इसको अपनी फाइनेंशियल में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे वो बताएं, उसके एडिशनल नोट्स कैसे बनाएंगे, डिस्क्लोजर कैसे बनेगा, ये है एरिया आपका। आप यकीन जान लें, हमारे पास बच्चे आते हैं उन्होंने, क्योंकि अगर उस एरिया में सवाल, अगर मिसाल दे रहा हूं मैं, एक्सट्रैक्ट का कभी पूछा ही नहीं उसने, तो बच्चे ने पास पेपर तैयार किया हुआ एंट्रीज वाला, पास पेपर तैयार किए होंगे कैलकुलेशन वाले, लेकिन उसने कहा भाईजान मुझे तो चाहिए आप मुझे एक्सट्रैक्ट्स बना के दिखाएं। अब आप यकीन जाने स्टूडेंट्स आर नॉट एबल, उन्हें सारा सवाल आता है लेकिन वो एक्सट्रैक्ट्स बनाने में बिल्कुल फारिग होते हैं। वजह, उन्हें पता नहीं कैसी चीज लेके जानी। अब मैं इसकी एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मैं इसलिए बातें बेटा कर रहा हूँ कि आपको इस ओवर द ईयर जो हमने एक्सपीरियंस लिया, अगर आप भी उसी प्रोसेस से गुजर के सीखेंगे तो फिर मेरे पास बैठने का क्या फायदा है, फिर मेरे पास डिस्कशन करने का आपको क्या फायदा है। फिर तो आप जाहिर बात है खुद ही कर लेंगे सारा कुछ। विल टेक टाइम, बट 2-4-5 साल में आप इस पोजीशन में आ जाएंगे, खुद सीख के, खुद गिर के। अगर आप मेरे पास बैठे हैं कि एक बंदा 17-18 साल से पढ़ा रहा है, रिपोर्टिंग पढ़ा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक पढ़ा रहा है, शुक्र है बच्चे खुश हैं,
तो यार मैं आपको वो लर्निंग कर्व वाली चीजें दूं, वो जो मैं पहले 20 साल पहले गलती कर रहा था आप तो वो ना करें। उसके लिए बेटा बात ये है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका ओपन बुक एग्जाम है, मैं आपको बता रहा हूँ ओपन बुक एग्जाम है, आपका ओपन बुक एग्जाम है। आप एक IAS 12 के अंदर एक कॉन्सेप्ट है डेफर्ड टैक्स की रिकंसिलेशन। करंट टैक्स की और अकाउंटिंग प्रॉफिट की रिकंसिलेशन आप FR2 में भी पढ़ लेते हैं। डेफर्ड टैक्स के भाईजान किस किस एरिया में ओपनिंग था, फॉर द ईयर क्या चेंज आई और क्लोजिंग क्या है, ये डेफर्ड टैक्स की रिकंसिलेशन एक एडिशनल डिस्क्लोजर है जो आपसे मांगा जाता है, IAS 12 रिक्वायर करता है, ये रिक्वायरमेंट है। मुझे याद है सवाल आ गया, स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू प्रिपेयर दैट नोट, व्हाई? क्योंकि उस तरह का सवाल पहले कभी आया ही नहीं था। हम डेफर्ड टैक्स की रिकंसिलेशन का सवाल आया जो दोस्तों ने, क्योंकि इस तरह का सवाल पहले कभी नहीं आया था, लेकिन वो IAS 12 में रिक्वायरमेंट है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने वो सवाल किया। रीजन क्या थी कि हमने वो जब हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी, हमने एक एक एरिया जब पढ़ा, ना सिर्फ हमने उसको सीखा बल्कि एक इंपॉर्टेंट एरिया जिसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं, मैं आपको एनुअल जो अकाउंट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हैं जो किसी भी अच्छी कंपनी की, उससे मैं आपको बताऊंगा कि भाईजान ये क्या हो रहा है। ये फिलॉसफी नहीं है, ये अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है। इसकी आउटकम आपको अपने एनुअल रिपोर्ट में नजर आ रही होती है भाईजान। आप जाएं वहां जाके वो देख लें। वंस यू आर डन विद दैट तो यू कैन नॉट, आप कभी भी यू कैन नॉट फॉरगेट कि भी मैंने यार इसका नोट बनाना था, भूल जाऊं कैसे बनाना है। और ओपन बुक एग्जाम होने की बावजूद तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें पास पेपर की तैयारी जरूर करनी है, सारे सवाल करेंगे, जो कहेंगे आप मैं कराऊंगा बेटा, लेकिन हमें हर स्टैंडर्ड की इन ऊपर वाली 4 रिक्वायरमेंट्स, हमें कोई सवाल वो दे दे, कभी वो हमें एक्सटेक्ट का कहेगा, कभी वो आपको कैलकुलेशन का कहेगा, कभी वो हमें नोट्स बनवाने के लिए कहेगा, कभी रिकंसिलिएशन बनवाएगा। इफ वी आर कंफर्म कि यार इसमें मैक्सिमम चीजें यही हो सकती हैं और वो हमने सीख ली होंगी, वो हमने देख ली होंगी, एनुअल रिपोर्ट्स में देख ली होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो हम क्योंकि ओपन बुक ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आई वुड शेयर एंड विल डिस्कस जो आपकी किसी भी अच्छी एनुअल रिपोर्ट में से वो वाला एरिया निकालूंगा कि बेटा ये देखो, ये ऐसे डिस्क्लोज किया जाता है, ये ऐसे नोट बनाया जाता है। यू विल बी इंशाल्लाह इन गुड पोजीशन कि आपको एक आउटकम नजर आ जाएगी। तो जो बेटा मेरे पास पढ़ने का या मेरे पास क्लासेस लेने का मकसद, आपके 2 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। एक, जो भी स्टैंडर्ड पढ़े आपको ये यकीन होना चाहिए कि यार खालिद साहब ने जो चीजें बता दी हैं ये कॉन्सेप्ट अब हमारे ठीक हो गए हैं। अगर उनमें कोई कमी है प्लीज मुझे आगे ना जाने दें, कॉन्सेप्ट ही आपको आपके पास कराएगा। दूसरा, ये जो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं उस स्टैंडर्ड में हमने पूरी कर ली। अब हमें कोई भी सवाल वो दे दे, आप खुद पूछे, टकरे मारते फिरें, लोगों से मिले, दोस्तों से मिले, कोई कहीं पढ़ रहा है कोई नहीं, और यार सवाल नहीं कोई अच्छा 16 था या फला नहीं, आपको थर्स्ट होनी चाहिए सवाल निकालने की। फिर आपको जो आपको है ना क्या कहते हैं अनसीन का डर, फियर ऑफ अनसीन, वो खत्म करना है आपने, फिर आपकी रिपोर्टिंग पास होगी। जो मर्जी सवाल आ जाए यार, कॉन्सेप्ट मेरा ठीक है, जो मर्जी आएगा मैं कर दूंगा सवाल। ये जब आपके अंदर एतमाद आएगा ना इंशाल्लाह, देन यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात क्लियर है सर। तो मेरा जो पढ़ाने का जो मैकेनिज्म है मैंने बेटा आपके साथ वो शेयर कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम आपको टेस्ट भी दे सकता हूँ। ऑनलाइन है, आपको टेस्ट बना के मैं दे दिया करूंगा, आप अपलोड कर दिया करेंगे, हम इंशाल्लाह टीए से कहेंगे कि यार इसका बच्चों का पेपर भी चेक कर दें। आपने स्टूडेंट बनना है। आपको याद है मैं शुरू में कह रहा था फेल होने की एक सबसे बड़ी वजह 2.5 साल 2 साल 1.5 साल बाद पेपर है। आप साफ बन जाते हैं भाईजान, जब तक आप कैफ लेवल में होते तब पुछदा कोई नहीं है, तुसी बिल्कुल इस तरह होवे जानदा ही कोई नहीं। तो आप सो भाई आपकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है, आपको बिठाने को तो बहुत दूर की बात है। जैसे ही माशाल्लाह आप आर्टिकल्स में जाते हैं तनु इज्जत मिल जाती है, CFO फलां जो है वो आपको कहता है सर प्लीज बैठे खाना खिलाएं जी इनको अच्छे तरीके से, ਤੁਸੀਂ VVIP पहुंचे रहते हो, ਤੁਸੀਂ साफ बन जाते हो। जब आप साफ बनते हैं तो आप स्टूडेंट नहीं रहते। जब आप स्टूडेंट नहीं रहते तो अल्टीमेटली आपको नुकसान क्या होता है कि आपको पढ़ने की आदत नहीं रहती, आप जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं कि मैं किसी तरीके से यार ना पढ़ सकूं, कोई और मसला हो जाए। लेकिन बेटा आपने स्टूडेंट बनना है, मेरे साथ इन्वॉल्व रहना है। मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह ताला कि आप इन अगले आने वाले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 नवंबर तक इंशाल्लाह ताला आपका सिलेबस मुकम्मल होगा। खासे की चीज इस दफा ये है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस
और उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होना, ऑनलाइन क्लासेस और उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होना। जो मैं क्लास वर्क करूंगा, जो मैं, ये तो आज तो दूसरी पेंसिल से काम हो रहा था, ये साथ मैंने एक वैसे टेस्टिंग के लिए आपके रखा हुआ है ताकि आपको नजर आ जाए। इस तरह से सवाल बने होंगे, आंसर्स होंगे, ये पीडीएफ फाइल में आपसे शेयर कर लूंगा। आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें, इन्हीं क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में रीडू कर लें, आप रिकॉर्डिंग सुने, आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें। 5 नवंबर को जिस दिन आप मेरी जान प्रेप लीव्स पे जा रहे होंगे, उस दिन आपकी एफआर की तैयारी मुकम्मल होगी इंशाअल्लाह ताला। ये वादा है आपका मेरे साथ, मेरा आपके साथ, आपका मेरे साथ होना चाहिए, फिर ही काम होगा। ओके, तो मैंने कहा कि स्टडी टेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं स्टडी टेक्स्ट को बहुत अहमियत देता हूं। तो चैप्टर वाइज भी अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये मैंने आपके लिए कुछ रखा हुआ है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कौन कौन से चैप्टर्स किस किस एरिया में आने हैं। आपकी आई कैप की स्टडी टेक्स्ट का जो चैप्टर नंबर 9 है, जहां से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुरू होते हैं, ये आपके सामने है 9 से। ये आपका ग्रेड बी है जी। 9, 10, 11, 12, 13 नहीं, 13 नहीं, 14, 15, 4 और 2 6 चैप्टर्स ये हो गए सर। 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। ये आपकी ग्रेड बनेगी जो बी है, जिसके मैं 15 IFRS आपको बता रहा हूं कि बेटा ये आप लोगों ने करने हैं। ये की है जिसमें 50 से 60 नंबर, और वो हर अटेम्प्ट में दे रहा है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद जो पहले वाले जो स्टैंडर्ड, पहले 8 थे और दरमियान में एक स्टैंडर्ड आया, वो चैप्टर जो थे वो ग्रेड जो 8 स्टैंडर्ड हमने पढ़ने हैं ग्रेड ए के लिए वो है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जब ये कर रहे होंगे, जारी बात है मैं आपको साथ साथ बता भी रहा हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ और बाकी चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम जो डिस्कशन मैंने इस वक्त तक आपके साथ की है, सिर्फ 2 बातें आपको पहुंचाने के लिए। बेटा प्लीज बी कॉन्फिडेंट कि आप सही जगह बैठे हैं, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा, ये मेरा आपसे वादा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको फायदा होगा और आप सिर्फ एक चीज अपने लिए ईमानदारी लेकर आए। मैं आपके लिए हूँ, मैं अगर ये जब पढ़ा रहा हूँ, क्लास हो रही है, आपके लिए हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, डिस्कशन करेंगे, मैं आपके लिए हूँ, टेंशन ना लें। आप जो सवाल पूछना चाहते हैं बेटा पूछें, आप जो काम करना, जो आपके ज़हन में मुश्किल है वो पूछें। मैंने इसलिए आप देखे तमाम माइक ऑन किए हुए हैं, हालांकि आप बोले नहीं, कोई बात नहीं, दरमियान उसामा साहब एक बोल पड़े, अदरवाइज अच्छी बात है। आप जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, कोई मसला आपको आए, कोई चीज आप पूछना चाहें, मैं हाजिर हूँ, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर ज्यादा डिटेल डिस्कशन होगी हम बाद में कर लेंगे। अच्छा, इस फोरम का एक और फायदा भी है, मैं आपको बताऊं ऑनलाइन होने का, कि हम एक टॉपिक है, मैंने पढ़ा दिया, खत्म हो गया, डिस्कशन मुकम्मल होगी मेरी क्लास के अंदर, 2, 4, 5, 6 स्टूडेंट कहते हैं सर ये वाला एरिया समझ नहीं आया, तो वी मे हैव अनदर क्लास, एक्स्ट्रा क्लास ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हम दोबारा कर सकते हैं। अगर रिकॉर्डिंग से भी बात समझ में नहीं आई आपको, मेरी डिस्कशन से भी समझ में नहीं आई, हम दोबारा पढ़ा देंगे। मेरी टेंशन ना लें कि पता नहीं खालिद साहब को आंदा कि नहीं आंदा, मुझे आता है भाई, आप बेफिक्र रहें। आप जैसे दोस्तों को एक नहीं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, 16-17 साल हो गए पढ़ाते हुए, कमी बेशी हो सकती है, आपको अच्छा पढ़ाऊंगा या नहीं ये आपने देखना है। आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी का मिलना बहुत जरूरी है, और IFRS 16 लीज इज वन ऑफ द एरिया जो कि आपको इसके बारे में डिफाइन करेगा और बताएगा, और बताएगा कि भी आप कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो मैं इतना ही आपके सामने रखूंगा। अब माइक आपके पास है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, इफ यू हैव एनी क्यूरी, कोई भी मसला रिगार्डिंग योर स्टडीज, आई एम हियर अवेलेबल टू आंसर जी, वन बाय वन। आई वुड लाइक कि आप मुझसे पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद रजा। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली मैं आई एम फ्रॉम टेक्सला, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा ये एक हम नए एक प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, ये ऑनलाइन है, तो इसमें 2-3 चीज़ें पूछनी थी कि क्या ये जो क्लास टाइमिंग होगी उसके बाद ये लेक्चर, यही लेक्चर अवेलेबल होगा या लेक्चर सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो ये साथ साथ पैरेलल चलेंगे?
और दूसरा जो मेरा सर जो क्वेश्चन है वो ये कि आपने कहा स्टडी टैक्स, तो हमारा जो बेसिकली मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, ऑफिस से आते आते भी लेट हो गया, तो मैं शुरू की डिस्कशन सुन नहीं सका। तो उसमें ये पूछना था कि ये जो हमारा कोर्स मटेरियल होगा उसमें हमारे पास बुक की बात है, तो उसमें किट और पासपेक्टस का कितना रोल होगा, और उसके बाद ये दो तीन चीजें जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज। ओके मोहम्मद साहब, पहले सवाल ये है कि आपने पूछा कि जो लेक्चर हम रिकॉर्ड, जिस तरह आज ये लेक्चर हम दे रहे हैं, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है एंड दिस रिकॉर्डेड लेक्चर इज अवेलेबल टू यू जस्ट आफ्टर द क्लास। आप इसको अवेलेबल कर सकते हैं, आप इसको सुन सकते हैं, और ये इस पूरे सेशन में आपको अवेलेबल रहेगा। मतलब सपोज दिसंबर की जब तक पेपर नहीं हो जाते, एग्जाम नहीं हो जाते, 15 दिसंबर तक, उसामा वहीद भाई ने कह दिया 15 दिसंबर तक ये लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, जब चाहें आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आज तक दिया हुआ लेक्चर आपके 2 महीने बाद भी आप चाहें यार हमने क्या पढ़ा था, उस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे क्या पढ़ा था, तो यू कैन कंसल्ट दैट एरिया। पहली चीज नंबर 1। नंबर 2, अच्छा डाउनलोड शायद नहीं हो सकेंगे, बट यू वुड हैव द एक्सेस ऑफ दीज लेक्चर्स। अच्छा, दूसरी जो चीज है, आपने सवाल किया कि मटेरियल, स्टडी मटेरियल का मैंने जवाब दिया था कि मैंने आपको ये कहा था कि जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने आपको IFRS 16 की एग्जांपल दी, उसके नोट्स अवेलेबल, सुन ले भाई, उसके नोट्स अवेलेबल होंगे। वो नोट्स में आपको मतलब जिस तरह मैंने अब अगला चैप्टर अगर लीज का पढ़ाना है तो मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप हमने एक बनाया हुआ है, इफ यू विल रजिस्टर्ड विद स्कैन्स सीए फाइनल कंपेनियन, तो आप उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। जब आप उस ग्रुप में शामिल होंगे तो आपको वो जो है ना नोट्स सॉफ्ट फॉर्म में, जो मेरे नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप उनके आप प्रिंट निकाल सकते हैं हार्ड कॉपी के लिए, आप वैसे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये पहला आपके पास अवेलेबल मटेरियल होगा। स्टडी टेक्स्ट का और क्वेश्चन बैंक का मैंने इसलिए कहा कि ये तो ऑनलाइन अवेलेबल है आपके पास, हम उसको रेफर करेंगे ताकि आप मजीद स्ट्रेंथन कर लें अपने कॉन्सेप्ट्स को जो मैंने आपको दिए। कई चैप्टर्स ICAP की स्टडी टेक्स्ट के बहुत मजेदार हैं, बहुत अच्छे हैं। आई वुड रिकमेंड यू कि आप जरूर उधर से पढ़ें। कई मैं इसलिए पढ़ाऊंगा आपको ताकि आप एक दफा उससे गो थ्रू हो जाए, रिवाइज कर लें। इसी तरह क्वेश्चन बैंक है, पास पेपर की प्रैक्टिस है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, प्रैक्टिसिंग मटेरियल पास पेपर्स भी ICAP के भी हो सकते हैं, किसी और एग्जामिनिंग बॉडी ICW ACCA किसी के भी हो सकते हैं। तो अब बेटा ये माइक जरा प्लीज बंद कर लीजिएगा। आई डोंट थिंक सो किसका माइक चल रहा है। मैंने सबका माइक ऑन किया हुआ है इसलिए ताकि आप सवाल पूछने में आसानी रहे आपको। तो ये मोहम्मद रजा साहब, मुझे उम्मीद है मेरे सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा सर। जी बिल्कुल सर, मिल गया सर। आप मैंने ज्वाइन किया था जब आपने एक वो लिस्ट लिखवा रहे थे, नोट्स, ST, PP, एग्जाम्पल और क्वेश्चन बैंक, तो वो आपने कहा था कि जी ये मैं जो है वो हर टॉपिक का आपने ये मेरा 5 पॉइंट एजेंडा होगा। तो ये 5 पॉइंट एजेंडा जरा थोड़ा सा बस क्विकली जो है ना वो इनको जरा वो जो शॉर्ट वर्ड थे वो जरा एजेंडा ये होगा कि पहले जो नोट्स मैंने दिए होंगे उन नोट्स से हम अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन और बिल्ड करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, फिर ICAP की जो स्टडी टेक्स्ट है मैं आपको रेफर करूंगा कि बेटा ये आप पढ़ें, इनमें दी गई एग्जांपल्स को आप छोटी छोटी एग्जांपल्स को खुद करें। अगर आपको कोई मसला आता है तो मुझसे डिस्कस करें, ये सेकंड पॉइंट होगा। फिर पास पेपर के क्वेश्चंस होंगे, उन बिल्ड किए हुए, उन स्ट्रेंथन किए हुए कॉन्सेप्ट पे सवाल करेंगे, चाहे वो ICAP के हों चाहे वो दूसरी एग्जामिनिंग बॉडीज के हों। फिर मैंने आपसे कहा कि जो एग्जांपल्स IFRS ने अपने पास दी हुई हैं, IS 33 की अपनी एग्जांपल है, फलां की अपनी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर करें, क्योंकि ICAP का ये ट्रेंड है एग्जामिनर का कि वो इसमें से जरूर सवाल देता है, नॉर्मली देता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप उन एग्जांपल्स को जरूर करें। काफी हद तक आप खुद करेंगे, जो मुश्किल होगी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। और आखिर में मैं क्वेश्चन बैंक ऑफ ICAP कहूंगा कि बेटा वो जरूर आप एक दफा 2-4 सवाल कर लिया करें ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। देखें, मैं रजा भाई मैं आपसे शेयर करूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने मर्जी आप कर लें, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको गारंटी नहीं कर सकता कि आप पास हो जाएंगे। असल गेम है कि कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन बनाएं, सॉल्यूशन बनाएं, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि यार मैं अनसीन क्वेश्चन कर सकता हूं। दैट इज द की टू पास इन FR पेपर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आप अनसीन का फेयर के साथ बैठे हुए, पता नहीं की सवाल आ गया,
अब आप देखें 5 सवाल आने, 20 नंबर का एक सवाल है, एक सवाल आपने एक ऐसा सवाल दे दिया कि जो पास पेपर में कभी आया ही नहीं है, तो भाई आपने तो 80 में से 50 लेंगे ना, तो आपके पास होने की परसेंटेज उतनी ही प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। हमने कोशिश करनी है पॉजिटिविटी के साथ कि हम इंश्योर करें कि हम हर एरिया को टच करें, हर कॉन्सेप्ट को टच करें, ताकि जब हमारे पास सवाल आए तो वी विल बी इन ए पोजीशन कि हम मैक्सिमम नंबर ले सकें, हम एटलीस्ट 50% मार्क्स ले सके। पास होना हमारा फार मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा है जी। और वो 5 एजेंडा वो है, और मैंने आपसे कहा ये इख्तियार मैंने आपको दे दिया आपके हाथ में कि बेटा जो भी हमने स्टैंडर्ड करना है उसके 4 चीजें आपको आनी चाहिए। स्टैंडर्ड में कैलकुलेशन का एरिया आना चाहिए, अकाउंटिंग एंट्री इन्वॉल्व है वो आनी चाहिए, एक्सट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं वो आने चाहिए, डिस्क्लोजर के नोट्स कौन कौन से और कैसे बनते हैं वो आना चाहिए। अगर इनमें से कोई चीज भी आपको नहीं आती, इसका मतलब मैंने आपको ठीक नहीं बताया या आपने ठीक समझने की कोशिश नहीं की। रजा भाई क्लियर है? सर जबरदस्त सर, ठीक हो गया सर। अच्छा बाकी दोस्त एक क्वेश्चन जी, एक क्वेश्चन है कि सर जो आपने ये पास पेपर का एक ऑप्शन तो ये है कि जैसे आई कैप की साइट के ऊपर कुछ लिमिटेड से पास पेपर हैं वो अवेलेबल है, वो है। दूसरा सर अभी आपके लाहौर में मुझे कोई दोस्त बता रहे थे कि कोई यासिर साहब की कोई बुक छपी है, वो भी यहाँ पे मैंने पता किया अभी अवेलेबल नहीं हो पाई। उन्होंने कहना जी वो कंपाइल किए हैं पास पेपर जो है वो टॉपिक वाइज, तो वो बेसिकली ये थोड़ा सा वो भी हमारे पास कोई मसला नहीं है भाईजान। पास पेपर्स आज इंफॉर्मेशन लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास पेपर्स भी आपके पास होंगे, उनके सॉल्यूशंस आई कैप के भी हैं। 2008 से लेकर अब तक के आई कैप के सॉल्यूशंस और क्वेश्चन पेपर दोनों अवेलेबल हैं, सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल हैं, आप चाहेंगे वो वो आपके मिल पास जाएंगे। वो आपके पास जी अवेलेबल है? मेरे पास भी नहीं, जो जितने दोस्त हमारे साथ अभी बैठे हुए इनमें से आधे के पास होंगे ये, आप बेफिक्र रहें, ये इशू नहीं होगा भाई। आप यासर साहब की जो बुक है जो 2-3 अटेम्प्ट पहले उन्होंने बनाई, पास्ट पेपर्स कुछ कंपाइल किए हैं, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बहुत पुराने टीचर है माशाल्लाह वो, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आपको जो क्वेश्चन बैंक दे रहा हूँ आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके सोल्यूशन को भी। मैं जाती तौर पे क्या समझता हूँ, मैं आपके सामने सिचुएशन रखता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि सोल्यूशन अभी आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन सोल्यूशन होगा, आज ये जो हम जिस दौर में रह रहे हैं ये टिकटॉक का दौर है भाईजान, टेंशन नहीं है बच्चे की, एक घंटा स्टूडेंट एक क्वेश्चन में रहने वाला दौर चला गया है भाई। अगर आपके पास सोल्यूशन होगा तो आप फौरन सोल्यूशन को देखेंगे और अपनी जिंदगी को आसान बना लेंगे। आई डोंट वांट कि आप इस तरह से करें, आप सवाल में जाएं, उसमें डूबेंगे तो भाई कुछ पाएंगे ना। ये देखिए लाइन कितनी जबरदस्त बोल दी है मैंने यार, उसामा बिन खालिद, लाइन चेक करें आप। जी बिल्कुल सर, माशाल्लाह आपकी लाइंस जो हैं वो पहले से भी बेहतर होती जा रही हैं। जी मुझे लाइन से याद आया, आपने वो अंधेरे वाली बात बता दी बच्चों को? नहीं सर अभी आखिर में बताऊंगा मैं। सर वो तो बता आप आ देना। गए ना, अब आप आ गए, अंधेरे वाली बात आ जाएगी, कोई बात नहीं। सर वो जब तक अंधेरे वाली बात नहीं होगी आपकी क्लास का वो क्या कहते हैं ऑरा नहीं सर होता। तो देखिए ना, क्लाइमेक्स तो किसी भी एपिसोड के एंड पे आता है। अच्छा सर, ये वैसे फेसबुक फेसबुक से पिछले तकरीबन कोई 1-1.5 वीक से काफी वो सुन रहे थे, आपका जो है वो छोटा सा प्रोफाइल था कि जी आपने वो 15 ईयर का एक्सपीरियंस और शायद में मेरे ख्याल आप टेक्स्ट भी पढ़ा रहे हैं। सर थोड़ा सा जरा काइंडली अपने बारे में थोड़ा सा और बताइएगा कि आपका जो ये जो शौक है पढ़ाने का, या ये जो आपकी फर्म है, या कुछ जो क्या कर रहे हैं, बस उस पर थोड़ा सा पर्सनल इन्फॉर्मेशन के तौर नहीं, पहली बात तो ये है कि वैसे प्रोफाइल की जहाँ तक बात है ना, वो छोटी होना चाहिए, बस थोड़ा सा बात कर दें, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि लंबे लंबे प्रोफाइल और एक पूरा लेक्चर इसी बात पे डिस्कस हो जाता है कि मैं कौन और मैं कौन। ऐसी जरूरत नहीं है। मेरा नाम खालिद है, फेलो मेंबर ऑफ आईकैप, 2006 में क्वालिफाई किया। पढ़ाने का शौक शायद शुरू में नहीं था, अब काफी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में खालिद लिमिटेड कंपनी को चला रहा हूँ, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जो दोस्त पढ़ते हैं कैफ लेवल पे भी और सी फैब लेवल पे भी, तो सबसे अहम बात है कि वो मतलब कोशिश कर, फेल पास होना तो बात की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं। और सबसे अहम बात जो मैं आप दोस्तों से कहूंगा, रजा भाई आपसे भी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैंने सीखा है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। और ये अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग का पेपर हो या टेक्स्ट का, इवन एडवांस टेक्स्ट का, ये पेपर सब ये आपका हुनर है, फन है, जिससे आपने आपकी जिंदगी में कमाई करनी है। तो इससे रट्टा लगा के चीजें सीखी नहीं जा सकती, क्योंकि आपका एग्जामिनर इसकी इजाजत नहीं दे रहा आपको।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा, मेरा बच्चा रिपोर्टिंग पढ़ा हुआ बच्चा MSc 1 में गया है, पहली टर्म में पास हुआ है, फेल नहीं हुआ वो। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वजह ये है कि उसकी कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड इतनी बेहतरीन हो जाती है कि फिर उसको प्रॉब्लम नहीं आती है कि क्वेश्चन किस तरह के, तो नंबर तो 50 लेने ना भाई, वो आप ले सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। तो मैं आपके साथ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ हूँ। मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा कि फला टाइम पे हम क्लास नहीं रख सकते। और ये टीचिंग जो है, सीए की टीचिंग खासतौर पे आपको मैं एक बात बताऊँ, इसके लिए बेलौस होना पड़ता है। बेलौस आप होंगे, फिर आप बच्चे को टाइम देंगे, फिर वो बच्चा आपके साथ चलेगा, तो इंशाल्लाह ताला वो कामयाब होगा। और जो बच्चे आज हमारे पढ़ाए हुए माशाल्लाह क्वालिफाई कर गए, पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भी रहे हैं, इंडस्ट्री में बैठे हैं, बाहर मुल्कों में बैठे हैं, तो खुशी होती है कि चलें यार, दैट इज द पॉइंट जो कि पे बैक आप कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को, अपने प्रोफेशन को, दैट इज द पॉइंट। जी माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर। जी सर, वेलकम। और कोई सवाल किसी दोस्त के पास स्टडीज से रिलेटेड? मेरे प्रोफाइल से तो होगी बात। बंदे बैठे हुए सवाल ही नहीं यार। कोई सवाल नहीं भाई। आदिल इकबाल भाई आपसे, अली मुस्लिम अरबाज, फैजानुर रहीम। सर इस बारे में अब क्या सवाल पूछे? किस बारे में? जो आपने आज मतलब करवाया है इस बारे में तो लोग कोई है ही नहीं सवाल। पूछने नहीं, आपसे नहीं कह रहा मैं, उन लोगों से कह रहा हूँ जो पहली दफा मेरे पास आए हैं और पढ़ना चाह रहे हैं। उनके जहन में कोई कंफ्यूजन हो सकती है, कोई क्यूरी हो सकती है, किसी ने धक्का दे दिया होगा, पढ़ने खाने साहब को लाके पढ़ लो, तो वो क्यों धक्का दिया, क्यों आए, तो उससे बात हो सकती है। इस मौजूद कह रहा हूँ। मुदस्सर यासीन भाई, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो? कुछ हमारे साथ फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, दे कैन आस्क क्वेश्चन इफ दे वांट टू, मतलब आप वैसे पूछ सकते हैं। मैंने शायद आपसे अभी नंबर अपना शेयर नहीं किया, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, तो 032140, वैसे तो फिर ग्रुप में आ रहा होगा, लेकिन जो दोस्त अभी ग्रुप में नहीं है उनको भी मैं कह रहा हूँ ये नंबर ही क्यों नहीं सही लिखा जा रहा है यार। 409911 ये नंबर है, आप रख सकते हैं। बहरहाल कोशिश करें अपने आप को अगले लेक्चर से पहले एनरोल करवा लें। इफ यू आर टू बी एनरोल तो फिर इंशाल्लाह ताला कोई टेंशन नहीं होगी। तैमूर आ गए हो तुम क्या? तैमूर एक्सक्यूज मी सर, ये फीस इन्होंने कितनी इसके लिए जो है वो डिटरमिन की है, कोई अंदाजा है आपको सर? सर जी बिल्कुल नहीं पता ही, मेरा ख्याल है ब्रोशर पे लिखी थी कुछ 14,000 पे, मुझे यहाँ तक पता है यार। अच्छा अच्छा, चलें वो, क्योंकि अभी वो जो ब्रोशर फेसबुक पे शेयर हो रहे हैं उस पे फी नहीं आ रही मुझे, मेरी जो नजर से गुजरे। नहीं एक वो तो फी, वो तो ब्रोशर पे पूरी किताब लेके भेजी है, तो स्कैनर ने पाई। तो अगर पूरा पैकेज परचेज करेंगे तो वो 60,000 का है, और अगर एक सब्जेक्ट आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो वो 14,000 का है, जहां तक मेरे इल्म में है। अच्छा मुमकिन है फिर यही जी है। सर। बहरहाल ये तो नंबर शंबर दिए हैं ब्रोशर में भाई, आप जाके पता कर सकते हैं। सुहेब इजाज, आर यू लिसनिंग टू मी? मुझे मेरी आवाज आ रही है बेटा आप तक? सुहेब, तो कुछ लोग माइक शायद ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जो जहां तक लग रहा है ऐसे ही। सर वो आज आपने बात की थी कि ये जो अटेम्प्ट है ये काफी, मतलब अटेम्प्ट तो नहीं, लेकिन ये मतलब जो लेक्चर्स हो रहे हैं काफी हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो उससे रिलेटेड बात मैं ये करना चाहता था कि जब FAR 2 का सिलेबस चेंज हुआ था तो सबसे पहला बैच मैं उसी में था, आपसे मैंने क्लास ली थी, तो आपने उस क्लास के स्टार्ट में कहा था
कि यही अटेम्प्ट है अगर FAR2 आप इजीली निकालना चाहते हो। और वो मुझे याद है मैंने पेपर के बाद आपको कॉल करके सबसे पहले यही बताया था कि जब पेपर मैंने देखा था तो मुझे आपकी वही बात याद आई थी कि यही गोल्डन अटेम्प्ट है FAR2 पास करने की, कर लो। उसामा, इस तो तरह की बातें ना पब्लिकली नहीं कहते लोग, ये समझते हैं पता नहीं आई क्या कुछ कुछ राम दुआ ना हो। नहीं सर, वो असल में वही बात है कि उसका टेस्टिंग लेवल और प्रोफिशिएंसी लेवल ही उन्होंने इतना कम रखा हुआ था जो नए स्टैंडर्ड से। तो वो बात में करने का मकसद ये था कि जैसे आज आपने कहा है, मैं आई होप कि इंशाल्लाह फाइनल में भी आपकी ये बात मुझे पेपर देखते साथ याद आ जाए कि ये देखें मैं आप सब दोस्तों को इसमें शामिल करता हूँ डिस्कशन के अंदर। मैं व्हाई आई एम आस्किंग यू कि भाई प्लीज डोंट बी पैनिक। आपकी अटेम्प्ट कब है कब नहीं है ये अभी मैटर नहीं करता। दिस इज एन आइडियल अटेम्प्ट टू अपीयर इन योर टू टेक क्लासेस व्हिच आई एम टेलिंग यू। देखो ऑनलाइन क्लासेस का जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब फिजिकल से भी कई दफा बेहतर है अगर आप समझें। क्योंकि देखें जो कमी रहती है वो मैं अपनी क्लास में पूरी कर देता हूँ। मैं अपनी क्लास को जिस तरह भी आप डिस्कशन कर रहे हैं, ये तो अभी हम वैसे गपशप पे लगा रहे हैं ना, जिस तरह उसने पूछा भाई मैं क्या पूछूं। आप देखिएगा जब हम स्टैंडर्ड डिस्कस कर रहे होंगे, आप स्टैंडर्ड डिस्कस कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अंदाजा होगा कि मैं आपके साथ ऐसी डिस्कशन करूंगा, आपको जब जरूरत महसूस होगी कि मैंने सवाल पूछना है, आप सवाल पूछ ले भाई, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। भाई क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए, 100 बच्चे हर वक्त सवाल नहीं पूछ रहे होते। 8-10 बच्चे होते हैं जो पूरे क्लास के, मतलब मैं लफ्ज नहीं बोलना चाह रहा मामले, मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वही सवाल बार बार। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को जब ऑनलाइन क्लास, ये एक तो वो जो फिजिकल वाली एक आप समझें कि डिप्राइवनेस है, वो इंशाल्लाह मैं नहीं होने दूंगा आपको, ये मेरा आपसे वादा है। आपको ये क्लास ऐसी लगेगी, हाँ मेरी तस्वीर नहीं आ रही होगी, जिन दोस्तों को मेरी तस्वीर देखने का शौक है वो साइड पर मैं लगा दूंगा गया है बंदा जी जो पढ़ा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मटेरियल है वो आप तक पहुंचना चाहिए। ये मैं आपको बताऊं, जो मटेरियल है वो साफ नजर आना चाहिए, वो लिखा हुआ नजर आना चाहिए। फिजिकल क्लास की जितनी ही आपको इंशाल्लाह मजा आएगा, ये मेरा आपसे वादा नहीं आएगा जिस दिन उस दिन रुकना कि सर ये फिजिकल तो फिजिकली है ना सर, इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे खालिद साहब बिल्कुल ठीक है, मजा आ गया। जिन दोस्तों ने पिछली दफा क्लासेस ली हैं, मैं इनमें देखता हूँ कि एक बच्चा मुझे नजर आए तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे जरूर इसकी फीडबैक दें, ताकि आप दोस्तों को अंदाजा हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। है भाई कोई बंदा, अब्दुल रहीम जुबैर था कहीं, मुझे नजर आया था यहाँ पर, जवेरिया आप भी थी पिछली दफा, अब्दुल रहीम जुबैर। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने पॉजिटिविटी के साथ इसको इंश्योर करना है, और मैं आपसे यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको ये फायदा होने वाला है। दूसरा भाईजान, फिजिकल क्लास में तो क्लास आपकी, आप उस वक्त नहीं पहुंच सके, आप आउट स्टेशन चले गए, आप लेट पहुंचे, आपका मूड नहीं था, आप बहुत से मसले हो सकते हैं। इफ फिजिकल क्लास इज नॉट देयर, आपको रिकॉर्ड, आपको आपका वो क्लास का जो चैप्टर था वो गया। यार इसमें फायदा देखें क्या है, जो कुछ आपने पढ़ा है इस क्लास के अंदर बिट बाय बिट रिकॉर्ड हो रहा है, खांसी से लेके जुगत तक हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। भाई आप जाएं, फिर जो कुछ हम बाइट ई बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप जानते हैं कि मैं ई बोर्ड पे लिख रहा हूं और ई बोर्ड पे लिखता हूं, तो आप ई बोर्ड की PDF फाइल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएगी आपके उठने से पहले। तो आपके पास वो कुछ जो मैंने क्लास में कराया, वो उसका फिजिकल आपके पास एक चीज अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है। आपने सिर्फ एक चीज इंश्योर करनी है कि आपने वो चैप्टर रिवाइज करना है, वो लेक्चर रिवाइज करना है। हाउ यू विल रिवाइज? डाउनलोड करो उस PDF फाइल को जो मैंने आपको दी, रीडू करो अपनी नोटबुक के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर, और जब रीडू कर रहे होंगे, नंबर्स बार बार लिख रहे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी कि आप क्या लिख रहे हैं। आपका चैप्टर रिवाइज हो गया, आपका लेक्चर रिवाइज हो गया। जहां आपको मसला है, रिकॉर्डिंग ऑन की, खालिद साहब को बोलना शुरू किया, जितने चाहते हो रोक दो, जितने चाहते हो चला दो। ये फैसिलिटी एक दिन के लिए नहीं है, अगले 6 महीनों में आपके पास अवेलेबल है भैया। बताएं ऐसी क्लासेस कैसे मिलेंगी आपको बाद में? मैं इसलिए कह रहा हूँ उसामा बिन खालिद और तमाम दोस्तों को कह रहा हूँ, और आप दोस्तों में जितने दोस्त बाकी भी हैं उनको भी आप बताएं कि प्लीज प्लीज क्लास लें। ये नेगेटिव ना हो, ये पॉजिटिव चीज है। हाँ,
मैं आपको बताता हूँ, कई दफा ऑनलाइन क्लासेस के मैकेनिज्म है, कई दोस्त वीडियो रिकॉर्ड करके भिजवा रहे हैं, कई दोस्त किसी और तरह। ऑनलाइन क्लासेस इंटरेक्टिव होंगी, इंशाल्लाह ताला आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप ऐसा ही फील करेंगे जैसे आपकी रेगुलर क्लास हो रही है। बी श्योर, हमारे पिछली दफा अल्हम्दुलिल्लाह आप जो जानते हैं, हमने ऑनलाइन क्लासेस मैंने कराई, हमने स्कैन प्लेटफॉर्म से, जब लॉकडाउन हुआ तो ऑलमोस्ट 80% स्ट्रेंथ मेरी क्लास की मौजूद होती थी। कई दफा ऐसा हुआ कि फिजिकल इतने बच्चे नहीं होते जितने इसमें आ जाते थे। क्या मसला है भाई, ऑफिस में 6 साढ़े 6 हो गए, नहीं निकल रहे, टाइम मिल सकता है 6:30 बजे साइड में बैठ के अपनी पूरा लेक्चर सुन लिया आपने, फिर घर चले जाएंगे, है ना। आप आउट स्टेशन चले गए हैं तो आपको फला जगह भेजना है, आपको पता नेट उधर है, कोई टेंशन नहीं है, नेट पे जाके वहां आउट स्टेशन में तो वैसे ही आपको पता है याशी होती है, आराम से बैठ के अपने लेक्चर तैयार करें। तो मेरी बात समझ रहे हैं, डोंट ट्राई टू बी हैंडीकैप कि यार पता नहीं की होएगा, मर गए, लुट गए, उठ गए, कुछ नहीं हुआ भाईजान। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ऑल ऑफ यू, कि जो बंदा भी क्लास लेना चाह रहा है, और रिपोर्टिंग जैसी क्लास इस तरह के मजे वाली नहीं मिल सकती आपको। ये मेरे पास भी टाइम है, टीचर के पास भी टाइम है, वो भी घर बैठा है, या कोई अपनी कोई एक्टिविटीज कर रहा है तो महदूद एक्टिविटीज कर रहा है, वो आपको ज्यादा टाइम दे सकता है। आप कैसे कंपेयर करेंगे इसको बाकी चीजों के साथ भाईजान, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उसामा, आई होप समझ में आ गई है। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। जी 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 भाई जी। सर जी, सर हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ भाईजान। सर, वो आप कह रहे थे कि रेगुलर क्लास वाली फील आएगी। हाँ जी। सर वो चाय समोसा तो नहीं होंगे? नहीं, चाय समोसे का भी बंदोबस्त हम कर लेंगे, और बोले आप यार। वो आप पिक्चर दिखा देंगे, फिर आप कहेंगे। तो आपकी तस्वीर दिखा दिया करेंगे, और बोले। ठीक है सर। अच्छा तो कैरी ऑन। भाई कहते थे, देखें बेटा, मैं एक आपसे शेयर करता हूँ। आमतौर पर दोस्त किसी जगह पे मुलाकात हुई कराची में, एक जगह पे, तो वो कह रहे थे कि सर ताड़ी है गल बड़ी मशहूर हुई है, मैं चलो मैं कर देना तानू ताकि याद रह जाए। देखो, आई कैप का जो एग्जामिनर है ना सर, इसमें कोई शक नहीं है। प्लीज ये एक्सक्यूजेस बनाना आप छोड़ दें कि आई कैप आपको फेल करना चाहता है, पेपर ही ऐसा सी, मर गए, उठ गए, कुछ नहीं ऐसा यार, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लें कि ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास वो आपको पास कर रहा है सर, 300 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 महीने बाद बना रहा है, अच्छे खासे लोगों को वो क्वालिफाई करा रहा है, पेपर पास हो रहे हैं, नो इश्यूज एट ऑल। ये एक्सक्यूजेस किसी और को दें आप। असल गेम ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखें, प्रॉब्लम क्या है, दो ही मसले हैं सर, इन दो मसलों का हल आप मुझे गारंटी दे दें, मेरे से सर्टिफिकेट लेके जाएं, स्कैन वाले पैसे वापस नहीं करेंगे, मैं आपको पैसे वापस करूंगा। दो बातें करें, एक, आपने क्या करना है, एज ए स्टूडेंट अपना बिहेव करना है। इन ऑनलाइन क्लासेस में आप एज ए स्टूडेंट बिहेव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप रोज का काम रोज करें। क्यों, मैं क्यों कहता हूँ, आपने जैसी कैप लेवल किया हो, अगले 6 महीने बाद आपसे एएफआर का पेपर ले दे, आप सारे पास होंगे, मैक्सिमम लोग पास होंगे। वजह ये कि आपकी कंटिन्यूटी है, आपका माइंड सेट स्टूडेंट वाला है, आप मेहनत करना जानते हैं, आप पास हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आपका जो 1.5 साल का गैप आता है, आप भूल जाते हैं कि पढ़ाई भी कोई चीज थी। ये स्टूडेंट बने, पहले मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ, स्टूडेंट बने। जो मैं काम कराऊं, मैं ये नहीं कहता कि रोज का काम आप रोज करें, क्या बात है, रिवाइज कर सके, खूबसूरत बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वीकेंड क्लोज करें। आप पे फर्ज होना चाहिए कि अगली वीकेंड में जो क्लास पहली होगी उससे पहले पिछला वीकेंड क्लोज हो जाए। अगर आप ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, आप स्टूडेंट बन के बिहेव करेंगे। और आप, मैंने एक नहीं 20 एग्जाम्पल है, अल्हम्दुलिल्लाह पहली अटेम्प्ट में बच्चे ने पास किया है, पहली अटेम्प्ट में, उसे मसला ही कोई नहीं हुआ, वो तैयारी करके गया, पेपर देके पास हो गया। ये जो फिल्में चलाते हैं ना, जो इंज हो जाएगा, फिर इंज कर लांगे, फिर मैं इंज करके फिर मैं दे दूंगा, वो फिर फिल्म ही चिरंज ने, उसका कोई फायदा नहीं होता बेटा। दूसरा, आई कैप के एग्जामिनर की साइकी को समझें। उसकी साइकी क्या है, वो साइकी ये है, मैं आमतौर पर एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि आप एसीसी का पेपर देने गए हैं, आईसीडब्ल्यू का, उसने आपको 3 घंटे दिए हैं, 3 घंटे में आपने पेपर पास कर लेना, अल्लाह खैर। पॉइंट 0 से पॉइंट डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, आप पहुंच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आए आई कैप के पेपर में, आई कैप के पेपर में भी आपने 3 घंटे में 0 से आपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, लेकिन उसने अंधेरे वाले पॉइंट्स रखे हुए। मैं आमतौर पर लफ्ज़ बोला करता हूँ अंधेरे वाला पॉइंट।
आपका एग्जामिनर आई कैप का जो खूबसूरत चीज डाल देता है, एक सवाल के अंदर छुपी हुई बात होती है। दो तरह के अंधेरे होते हैं, या तो वो इतनी मुश्किल बात होती है जो पहले कभी उसने टेस्ट ही नहीं की होती, या वो इतनी लेंथी बात होती है कि आसान है लेकिन वो आपका टाइम खा जाएगी। ये दो चीजें हैं जिन्हें मैं आपको आमतौर पर कहता हूँ, ये आई कैप में खूबी है कि वो अंधेरे वाले पॉइंट दे देता है। अंधेरे वाले पॉइंट का मतलब ये कि आप सवाल करना शुरू करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपको, क्या नाम है तैमूर भाई, कि ये तो बहुत अच्छा सवाल है यार, ये तो आराम से कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। शुरू करते हैं, 5-7 मिनट के बाद आपको महसूस होता है कि आपकी आंखों के आगे अब अंधेरा आना शुरू होता है, और वो आपका एग्जामिनर आपको सवाल में लगता है आपको कि आपका हाथ पकड़ के अंधेरे में ले गया। मतलब सारी बात है, मैं वो एक्सप्रेशन तो नहीं दे सकूंगा, वो जाके अंधेरे में आपको बिठा देता है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपका शौक है बैठने का उतना आप बैठेंगे वहां पर। फोन अपना, कई लोग 1-1 घंटा वहां अंधेरे में बैठ के फिर वापस रोशनी की तरफ आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो वापस रोशनी में आते हैं तो उनकी जिंदगी में अंधेरा हो चुका होता है। वजह ये है कि वो जो 1 घंटा, आधा घंटा उन्होंने जाया कर दिया, वो दोबारा नहीं मिलना उनको। वो जाया उसने करवाया आई कैप के एग्जामिनर ने आपसे, एक ऐसा एरिया दे के जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था, घुमा फिरा के था, पहले कभी पेपर में आया नहीं था, आप उस पर इतना पूरा जोर लगाते रहे भाई। और भाई आपने उस अंधेरे से बचना है, आप ना जाए बोलोगे मैं नहीं जा रहा, आपको जितना आता है सवाल करें, अगले पे चले जाए। डोंट वेस्ट टाइम, टाइम इज वन ऑफ द प्रीशियस थिंग इन योर एग्जाम। आपको वो आसान चीज दे देगा, लेकिन इतनी कैलकुलेशन दी होंगी, इतनी कि आप यार आपको मजा आ रहा होगा, यार कमाल हो गई यार, जबरदस्त सवाल है। लेकिन भाईजान उस सवाल के लिए तो 25 मिनट थे सिर्फ, आप वो फायदा लेते हुए आपको हो गए हैं 55 मिनट। तो आधा घंटा जो आपने फायदा लिया है, आप अंधेरे में बैठे रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा था, वो जाया हो गया आपके, वो किसी और सवाल के नंबर आपने कटवा दिए भाईजान। ये है सबसे दूसरी वजह फेल होने की। जो बच्चे पढ़ते हैं वो फेल नहीं होते, जो बच्चे पढ़ते हैं वो फेल इस वजह से हो जाते हैं कि उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती। और भाई हर सवाल का 50% सवाल कर दें, क्वेश्चन का 50% पार्ट कर दें, नंबर मिलेंगे आपको। एग्जाम के अंदर आंसर के नंबर नहीं होते, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, समझे इस बात को। ये दूसरा एरिया है जिसपे आपने फोकस करना है। ये दो चीजें आप मुझे गारंटी कर देंगे खालिद साहब, अंधेरे में नहीं जाएंगे आप, जो मर्जी होगी इंशाल्लाह ताला वो हमें नजर आएगा। आपको पता चल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि टाइम जाया करने के लिए आपको नीचे उतर गए आप टाइम जाया ना करें। आपको सवाल नहीं आता, डोंट थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन, आप अगले सवाल पे जाएं, जितना कर सकते हैं करें, आगे चले जाएं, डोंट वेस्ट योर टाइम। दैट इज हाउ टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम अंधेरा, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू पास द एग्जाम। मेरे लिए मैं आपको एक नहीं 20 एग्जांपल दे सकता हूं कि मेरे पास बच्चे आए, कहते सर जी सारे सवाल कीते सन, पूरा कोई भी नहीं हुआ, पास हो गए। मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए सर 3-4 किए थे, बड़े अच्छे हुए, लेकिन वो एक तो टाइम नहीं हुआ, फेल हुए। वजह ये कि उसने वो उस लाइन में ही नहीं खड़ा हुआ जिस लाइन में उसने पास होना था, वो नंबर ही नहीं ले सका। तो बेटा ये दूसरा एरिया है जो आपने समझना है। स्टूडेंट बने, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका गाइड हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, सीनियर हूँ, जो मर्जी समझ लें आप, भाई हूँ, जो मर्जी कहें, मैं आपके साथ हूँ। रिपोर्टिंग का पेपर मेरे लिए तो इसकी टारगेट एक ही है भाईजान, मेरे लिए रिपोर्टिंग पढ़ाने का पेपर की एक ही टारगेट है कि इसको पहली टर्म में पास किया जाए, बस। और होता है पास अगर आप स्टूडेंट बन जाए इंशाल्लाह ताला। मुझे कोई परेशानी नहीं है कि आप पास नहीं होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप पास नहीं होंगे। सुहेब आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर अब आ रही है। अच्छा, सुहेब क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच। चीजें समझ में आ रही हैं जो हमने डिस्कशन की? कोई सवाल, कोई बात पूछना चाहे? जी सर चीज़ें समझ आ रही हैं सर। एक छोटा सा क्वेश्चन था IFRS 16 से रिलेटेड, वो कल डिस्कस कर लें या अभी डिस्कस कर लें? जब शुरू करेंगे उस वक्त। अच्छा ठीक है आज वो बटन ऑन नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज पूछनी थी कि हमारा जो ये तरीकाकार होगा कोर्स को लेके चलने का, वो हम मतलब कि कहाँ से शुरू करेंगे और क्या वो उसका जो पैटर्न फॉलो होगा क्लास में से? रजा भाई आज तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इसकी वजह पता क्या है कि आप पहले दिन आए हैं, मैं आपको कोई जुगत नहीं लगाना चाह रहा लेकिन तुसी मेरे को सारी दोबारा वही गल्ला पूछे जो पहले कर चुके हैं। सर माजरत, वो मैंने पहले की वो आते आते लेट। नहीं कोई बात नहीं। IFRS 16 लीज से ग्रिड बी जो है हमारा, हम पहले उसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ग्रिड बी,
ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे भी मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, सुन लें मेरे पीछे, इसके पीछे एक ही लॉजिक है। ये वो एरिया है ग्रेड बी आपके सिलेबस का, और खासतौर पे ये स्टैंडर्ड जो मैं आपसे पढ़ाने जा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट। मैं आसान, मैंने आपको बताया कि मैं आसान से शुरू कर रहा हूँ, जरा मजेदार। आप भी, मैं नहीं समझता वो बोर होंगे आप। 36 सामने लिखा हुआ है, 40 सामने, मैं ये नहीं करा रहा, मैं आपको रिलीज करा रहा हूँ ताकि एक आपको लेवल मिले कि हाँ यार मुझे मजा आया इस पेपर पढ़ने का। यार प्लीज एंजॉय करें इस सब्जेक्ट को, प्लीज। ये मेरे दोस्त कुछ नाराज होते हैं, ये बीएम नहीं है कि बीएम पढ़ा जिंदगी में दोबारा जरूरत पड़ी नहीं पड़ी दफा करो। ये आपका हुनर है, फन है, इससे आपने जिंदगी में आगे कुछ करके दिखाना है। तो भाईजान इस आर्ट को सीखें। ये आर्ट मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाई और मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ भाईजान, बेफिक्र रहें आप इंजॉय करेंगे। आप यार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नो मसला, लाओ जरा सवाल करा जाना। लेकिन यहाँ ऐसे दोस्त भी आपको मिलेंगे, ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे 4-4, 5-5 दफा फेल होंगे, उन्होंने एक दफा भी एनुअल रिपोर्ट किसी कंपनी की देखी नहीं होगी, और जिला आई कैप से डंडा लाए खड़े होंगे आई कैप के सामने, तुझे सानू फेल कर दे। और भाई आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है आगे जाके, आप क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इसका मकसद क्या है। बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, जो सवाल है वो कर दिए, बाकी फारिग। ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना भाई, आपको इसमें डूबना पड़ेगा। घबराए नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला डूबने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। फिर लाइन बोली गई है, देखो चेक करो किसी यार, आज लाइन ही बोली जा रही है, समझ नहीं आ रही। सर वो एक लाइन आपने पहले बोली थी जो कि आपने ये कहा था कि वो अंधेरे में लेके जाता है और जब आप वापस आते हैं तो आपकी जिंदगी में अंधेरा हो चुका होता है। वो सबसे हैवी लाइन थी। वो क्यों अंधेरा हो चुका होता है वो नहीं बताऊंगा मैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको एक कॉन्फिडेंस मिला होगा। मैं बिल्कुल फॉर्मल होके नहीं पढ़ाता, गपशप की मूड में पढ़ाने का आदमी भाई। मेरा मकसद ये बताना नहीं है कि मुझे अच्छी चीजें आती हैं, ये मेरा मकसद नहीं है। ये मेरा मकसद नहीं है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ये मेरा मकसद नहीं है कि मैं बड़ा पढ़ने का हूँ, ये मेरा मकसद नहीं है। इन क्लासेस का मकसद एक है कि बेटा आपको रिपोर्टिंग ऐसे आ जाए कि आप पेपर पास करें, ये है मकसद। इस ऑब्जेक्टिव के तहत हमने दौड़ना है, भागना है। तो मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह ताला, आप बेफिक्र करें, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इन क्लासेस को ज्यादा आइडियलाइज बनाया जाए, मजेदार बनाया जाए। कमी बेशी हो सकती है, जैसे आज भी हमें ये वेबिनार की चीजें नहीं समझ में आई, कमी बेशी हो सकती है, नेट इश्यूज हो सकते हैं, फला हो सकता है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, अगर आपको कहीं नेट इशू आए, मैंने 4 नेट अपने पास रखे हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से कोई आपको नेट इशू ना आए, क्योंकि मेरा नेट इशू आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आपकी तो रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगी, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लें, दोबारा ज्वाइन कर लें। ये आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको आना जाने का ट्रेवलिंग कॉस्ट बच रही है। एक अपने आराम से अपने क्लासरूम में बैठने की बजाय आप आराम से अपने बिस्तर में बैठ के मुझे सुन रहे हैं, इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है। कैसी अटेम्प्ट है ये, आप देखें कैसे बेहतरीन चीजें जो आपको फायदा हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझेंगे। तमाम दोस्त, अगर आप तक ये बात पहुंची है, बाकी जो दोस्त उन तक भी पहुंचाएं। अपने आप को नेगेटिव फ्रेम में ना लेके जाए, मार गए भाई पता नहीं की होएगा, इतने बंदे मार गए, इतने बंदे उठ गए, इतने बंदे पता नहीं की बनेगा। नहीं ओ भाई, छोड़ दे यार इस बात को, छोड़ दे इस बात को। ये बात आपके लिए अहम नहीं है, आपके लिए अहम है कि आपके जिम्मे जो काम है उसको पॉजिटिव तरीके से करें। एंड दिस इज द अटेम्प्ट, जिसको पॉजिटिव तरीके से इंशाल्लाह ताला कर सकते हैं और बेहतर तरीके से काम हो सकता है। अच्छा जी, मैं एक सवाल है मुझे व्हाट्सएप पे आया है, मैं वो शेयर कर देता हूँ। सारी बात हर बंदा माइक ऑन नहीं करता, तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जिन लोगों ने जून की अटेम्प्ट नहीं दी, कोई नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन आप एक लम्हे के लिए देखें, हमारे साथ जो बच्चे पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि ऑलमोस्ट 99% का चीजें पूरी कर दें, 100% ही कर दें। हमने रीसेंट अटेम्प्ट में जो बच्चा पढ़ा है उसको हमने कहा है कि भाई सिर्फ 2000 रुपए आप दें और आप इस सेशन में हमारे साथ एनरोल हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूं, ये हमारी डिस्कशन हुई है इस मौजूद पे। वजह ये है कि बेटा आज आप पढ़ के 6 महीने तक चीजों को रिटेन नहीं कर पाएंगे,
मैं उन दोस्तों को भी जो नहीं अगर मेरे से पढ़े या कहीं भी पढ़े, रिपीट करें इसको, अपनी क्लासेस को रेगुलरली लेके चलें। अच्छा मैं आपको बताऊं, आप दोबारा पढ़ रहे होंगे ना तो आपको मजीद रिफाइनमेंट मिल रही होगी। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग ये कहते हैं कि जनाब हमने तो जून की अटेम्प्ट की तैयारी कर ली थी, नहीं हुई, चलो दिसंबर में दे देंगे। तो भाई दिसंबर में क्लासेस के साथ दें, इस तरह की क्लासेस मिले तो छोड़े ही ना उनको यार। 2-4 हज़ार में क्लास मिल रही हो, क्या आपका क्या जा रहा है यार उसमें। बी फोकस, बी अटेंटिव, बी पॉजिटिव अबाउट योर अटेम्प्ट दिसंबर की, क्योंकि मेरा ये यकीन है कि अगर आपने जो अटेम्प्ट देनी है उसमें पढ़ना जरूरी हो जाता है कई दफा, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की हुई उसकी सही तरीके से। आप अभी पूरी रिहर्सल कर चुके हैं लेकिन आपने लड़ना सीखा ही नहीं अभी। तो मैं उन लोगों से कहूंगा जिन्होंने जून अटेम्प्ट की तैयारी की थी, दे कैन जॉइन अस अगेन, दे विल बी मोर बेनिफिशियल इंशाल्लाह ताला। थोड़े पैसे से ज्यादा फायदा उठा रहे होंगे वो। देखें अब एक लम्हे के लिए सोचिए कि जो लाइन मैंने बोली है, उसामा भाई मैं आपको आप लाइनें जरा देखते हैं, ये लाइन मैंने बोली है, कितने पैसे ले रहा है स्कैम्स आपसे? 2000। इसका कोई फाइनेंशियल कोई भी प्रोबेबिलिटी, कोई इक्वलिटी, कोई चीज बनती है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसका फायदा उन बच्चों को होना है। अगर वो बच्चे अगर सही तरह से अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो ये एक मैकेनिज्म है जिससे वो तैयारी कर सकते हैं। हाँ, दे कैन स्किप एनी लेक्चर बाय द वे। अगर उन्हें लगेगा यार 4, 5, 6 लेक्चर थे, इसमें से 2 लेक्चर तो मुझे ऐसे ही नहीं पता, वो कर लेते हैं बात, लेकिन वो कर सकते हैं। लेकिन दे शुड जॉइन अस और हमारे साथ में चलना चाहिए। आई होप आपको मेरा जवाब मिल गया होगा जिन्होंने सवाल पूछा था। एनी क्वेश्चन? चलें जी, बहुत बहुत अच्छा रहा आज का हमारा। मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बेहतर हो गया होगा। और सवाल आपके ज़हन में कोई है, मैंने नंबर भी शेयर कर दिया है, यू कैन टॉक टू मी आफ्टर द क्लास, आफ्टर जो भी आपकी डिस्कशन है हम कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे बेटा एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपने ये जितनी बातें मैंने की हैं इस पे पहरा दें, मुझे बताएं कि खालिद साहब आपने फलां बात की थी वो नजर नहीं आ रही, फलां हुआ था। मैं हर आने वाले सेशन में ज्यादा एनर्जी लेके आने की कोशिश करता हूँ। बेटा अगर एनर्जी ना लूं तो मैं तो रिडंडेंट हो जाऊंगा, मुझे तो समझ में नहीं आएगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए मेरी तरफ से आपको 100% इनपुट भी मिलेगी और पॉजिटिविटी भी मिलेगी, और उस पेपर में इंशाल्लाह ताला आप पास होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपने स्टूडेंट बनना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि बस खालिद साहब पढ़ा दें, खालिद साहब को पढ़ाना आता है कि नहीं ये देख लें, खालिद साहब ने सिलेबस खत्म करा दिया कि ये देख लें, खालिद साहब ने सवाल कितने कराए हैं ये देख लें, उससे आगे कोई बात नहीं है। असल गेम आपकी है, यू हैव टू परफॉर्म इन दैट सेंस कि आपको उसका फायदा हो। तो भाई इंशाल्लाह अब हमारी अगली क्लास मंडे, दैट इज नेक्स्ट जो मंडे अब आ रहा है, उसमें हमारी 6:30 पे क्लास होगी। मंडे को डेट क्या बनती है उसामा भाई? डेट है मंडे को 13 जुलाई को 6:30 पे अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एनरोल करवा लें ताकि व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नाम आ जाए, और व्हाट्सएप ग्रुप में आने के बाद आप उसको आपके साथ वो IFRS 16 के नोट्स शेयर कर लिए जाएं। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और इंशाल्लाह ताला हमारी जर्नी जो कि मंडे से शुरू होगी 5 नवंबर तक इंशाल्लाह ताला हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे अल्लाह ताला ने चाहा। और इंच बाय इंच, बिट बाय बिट अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सिलेबस कवर होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं जो है ना इसमें आपको सिर्फ ये कहूंगा कि अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहें आप बताएं कि सर ये करना है, मैं वो भी कराने को तैयार हूं, लेकिन आप पढ़ने वाले बने हुए जान, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, और आप लोगों का भी, हम सबका भी, और हम जिस पेंडेमिक में इस वक्त पूरी दुनिया है इससे हमें निकाले। अल्लाह का शुक्र है कि हम आस्ता आस्ता इसमें निकल रहे हैं या यूज टू हो रहे हैं इन अदर सेंस। तो अल्लाह ताला हम सबको और हमारे करीबियों को, प्यारों को महफूज रखे इस पेंडेमिक से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान वालेकुम अस्सलाम। जिंदाबाद। जिंदाबाद।